एक विशाल मैदान में दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। कुछ लोग जय जयकार कर रहे थे, जबकि बाकी एक ऐसे व्यक्ति का नाम जप रहे थे जो अभी अभी विशाल स्क्रीनों पर दिख रहे युद्ध के मैदान में पहुंचा था। बड़े बड़े चौकोर आकार की स्क्रीनें एक ऐसे युद्ध के मैदान को दिखा रही थी जिसके कोने कोने में विनाश के निशान थे। एक नौजवान के पास आते ही 5 लोगों का एक समूह डर के मारे पीछे हट गया। उन 5 ने हरे रंग की ऊपरी लड़ाई वाली बनियान पहनी थी, जबकि पास आ रहे नौजवान ने लाल रंग की। वह लगभग 6 फुट लंबा था, उसके बाल गंदे सुनहरे और छोटे थे और उसका शरीर गठीला था। वह न तो बहुत तगड़ा था और न ही बहुत दुबला। उसका शरीर बिल्कुल सुडौल लग रहा था। जब वह धीरे धीरे पीछे हट रहे समूह की ओर शान से चला तो उसके हाथ लाल हो गए। उसकी आंखों में ठंडक और दूरी का भाव था जब उसने कहा, आपकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। ये कहने के बाद उसने अपनी दाहिनी हथेली बाहर की ओर फैलाए। रेड क्रिम्सन 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 क्रिम्सन। नौजवान का नाम जपते हुए दर्शकों की आवाज़ें सुनाई दी। तभी उस नौजवान और उस समूह के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, वह मैं हूँ। मैं राघव क्रिम्सन हूँ। इस पल तक की मेरी यात्रा दर्दनाक, विनाशकारी और खतरनाक रही है, लेकिन साहसिक भी। शुरुआत में मैं बेकार कचरे के सिवा कुछ नहीं था, तो मैं इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि लोग मेरे नाम का जाप करते हैं और मेरे आने पर विरोधी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। आप सभी को यह समझने के लिए हमें यादों के गलियारों में एक यात्रा करनी होगी। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। लेखक का नोट, ये कहानी का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक विराम है। जब हम भविष्य में इस दृश्य तक पहुंचेंगे तो यात्रा जारी रहेगी। 3 साल पहले एक पहाड़ी क्षेत्र में, जहां ऊंचे पेड़ों का घना जंगल था, हल्की हवा चल रही थी जिससे माहौल शांत लग रहा था। पहाड़ की चोटी से उत्तर की ओर रात के अंधेरे में चमकता हुआ एक आधुनिक शहर देखा जा सकता था। यहां से यह नज़ारा बेहद मनमोहक था और रोशनियां जुगनुओं के झुंड जैसी लग रही थीं। शहर के केंद्र में एक खास तौर पर चमकती हुई ऊंची मीनार दिखाई दे रही थी जो सीधे आसमान तक जाती थी। एक मैरून रंग की स्कूल की वर्दी पहने एक किशोर लड़के की आंखों में एक बेजान नज़र थी जो एक चट्टान के किनारे पर खड़ा था। उसके बाल लगातार रंग बदल रहे थे। वे लाल से नीले, नीले से हरे और अब सुनहरे हो गए थे। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने सामने शहर को घूरते हुए कहा, जब मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता तो इस दुनिया में पैदा होने का क्या मतलब है। उसने एक निराश लहजे में कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे जैसे लोगों को सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए अपने सवाल का जवाब दिया। मैंने निश्चित रूप से एक बहुत ही घटिया जीवन जिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बेहतर जीवन में फिर से जन्म लूंगा, उसने याद करते हुए कहा। राघव का जन्म एक ऐसे युग में हुआ था जहां रक्त संबंध ही सब कुछ थे। उसके माता पिता भी मिश्रित रक्त के थे जो अपनी रक्त संबंधी क्षमताओं का उपयोग करके महामानवीय कर्तव्य दिखा सकते थे। हालांकि उनका रक्त संबंध निम्न श्रेणी का था जिसने समाज में उनकी औसत स्थिति को पुख्ता कर दिया। जब राघव का जन्म हुआ तो उसके माता पिता को लगा कि वह एक उच्च श्रेणी का रक्त संबंध जगाएगा, क्योंकि मिश्रित रक्त के लोगों के साथ आने और बच्चे पैदा करने से हमेशा एक विकसित रक्त संबंध बनता था। विकसित रक्त संबंध हमेशा उच्च श्रेणी के और बहुत शक्तिशाली होते थे। चूंकि रक्त संबंध ही आपका भाग्य और समाज में स्थिति तय करते थे, इसलिए उन्हें अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें थीं। दुर्भाग्य से राघव ने एक विकसित रक्त संबंध जगाया जो विकसित रक्त संबंधों के इतिहास में सबसे बेकार था। वह सिर्फ अपने बालों को रंग बदलने के लिए हेरफेर कर सकता था। जब राघव ने अपना रक्त संबंध जगाया तो उसके माता पिता बहुत निराश हुए। राघव, जो उस समय केवल 6 साल का था, ने देखा कि उसके माता पिता का उसके प्रति रवैया और भी खराब हो गया। जन्म से ही जो प्यार और देखभाल वे दिखाते थे वह सब गायब हो गया। कभी कभी उन्हें पूरे दिन उसे खाना खिलाना याद नहीं रहता था और जब भी वह भूख की शिकायत करता था, बेकार कचरा, तुम्हें सिर्फ खाना आता है, उसके माता पिता उससे तिरस्कार से चिल्लाते थे। उस उम्र में उसके लिए ये समझना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने देखा कि समाज में उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। वह स्कूल में दोस्त नहीं बना सकता था और उसे बार बार धमकाया जाता था। उसके सहपाठी और शिक्षक हमेशा उंगलियां उठाते थे और उस पर हंसते थे। किसी को उसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसका रक्त संबंध सबसे घटिया था। यह इतना बुरा हो गया कि जिन्हें कचरा माना जाता था वे भी अपने रक्त संबंध के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते थे। एमबीओ फेडरेशन में शामिल होने और सितारों और आकाशगंगा के विभिन्न हिस्सों की खोज करने का राघव का सपना उसके रक्त संबंध के जागने के साथ ही मर गया। जब वह लगभग 8 साल का था तब राघव की मां ने एक और लड़के को गर्भ धारण किया। उसी लड़के ने केवल 2 साल की उम्र में एक उच्च श्रेणी का रक्त संबंध जगाया। राघव के माता पिता इतने खुश थे कि उन्होंने राघव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपना सारा प्यार और ध्यान उसके छोटे भाई को दिया। वह अपने भाई से प्यार करता था, इसलिए उसने कभी नफरत नहीं की, लेकिन दूसरे रास्ते में ऐसा नहीं था। मेरे पास तुम्हारे जैसा कचरा बड़ा भाई क्यों है?
जैसे जैसे उसका छोटा भाई बड़ा हुआ, उसने भी वही तिरस्कारपूर्ण रवैया दिखाया जो समाज ने उसके साथ दिखाया था। उसके भाई की समाज में, खासकर स्कूल में, जहां उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, अधिक सराहना हुई, जबकि राघव को ठीक विपरीत दिखाया गया। राघव से नफरत की जाती थी, उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था और दिन ब दिन उसे धमकाया जाता था। वह हमेशा प्लैंकटन शहर के पश्चिम में स्थित पहाड़ पर आता था और आत्महत्या करने की कोशिश करता था, लेकिन जितनी भी कोशिश करता वह मौत से डरता था। वह आत्महत्या करने में कभी सफल नहीं हो पाता था, भले ही वह जानता था कि उसके चले जाने पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब भी वह चट्टान के नीचे देखता तो वह लार निगल लेता, क्योंकि वह कल्पना करता था कि कड़ी जमीन के संपर्क में आने के बाद उसकी हड्डियां कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, मेरा सिर आलू के भरते में बदल जाएगा। वह हमेशा पीछे हट जाता था और अगले दिन आत्महत्या करने के एक नए जोश के साथ वापस आता था, लेकिन वही स्थिति खुद को दोहराती थी। जब उसकी कल्पना फिर से बेकाबू हो जाती तो वह पीछे हट जाता। आज उसने फैसला किया था कि वह निश्चित रूप से कूद जाएगा। वह चट्टान के किनारे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा था और नीचे जंगल और जमीन को घूर रहा था। जमीन चट्टान से 1000 फीट से अधिक दूर थी। निगलो, यहीं राघव की यात्रा समाप्त होती है। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और चिल्लाया। उसकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी, जैसे आसमान में एक तारा चमक उठा हो, मानो वह उसे जवाब दे रहा हो। राघव ने कुछ देखा और आसमान को ध्यान से देखा। वह तारा जो चमक रहा था, उसका आकार बढ़ रहा था। उस तारे को क्या हो गया है? यह इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? मरने वाले किसी व्यक्ति के लिए राघव बहुत ही चौकस था। आकाश में अनगिनत तारे थे, लेकिन उत्तर पश्चिम में स्थित यह विशेष तारा आकार में बढ़ता जा रहा था। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे कुछ एहसास हुआ, इसका आकार नहीं बढ़ रहा है, यह मेरी जगह की ओर बढ़ रहा है। यह महसूस करने के बाद राघव भागने के लिए मुड़ा। मैं इस तरह की मौत नहीं चाहता, मेरा शरीर टुकड़ों में उड़ जाएगा। जब उसने चट्टान की ओर आ रहे उस गोले को देखने के लिए अपनी गर्दन मोड़ी तो वह डर से चीख उठा। ब्लाम! चमकता हुआ गोला चट्टान के किनारे से टकराया। चूर चूर चूर! टकराव के कारण 50 फीट से अधिक की जगह में दरारें पड़ गईं। राघव अपनी प्रारंभिक स्थिति से केवल 7 फीट दूर गया था, इसलिए जब ये टूटने लगा तो वह अभी भी प्रभाव की सीमा के भीतर था। क्या है? राघव एक मारे जा रहे सुअर की तरह चिल्लाया, क्योंकि वह टूटती हुई चट्टान के टुकड़ों के साथ पहाड़ के नीचे गिर गया। राघव डर और सदमे से हवा में ही बेहोश हो गया, इसीलिए उसे एक छोटी सी लाल चमक अपने खुले मुंह में जाते हुए नहीं दिखाई दी, जो सारी चीखों से खुली थी। रात गुजार कर जब राघव की आंखें खुली तो उसने खुद को जंगल के बीचों बीच पाया। मैं मरा नहीं। वह धीरे धीरे उठा और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। वह अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में था। मुझे तो थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी, उसने अपने शरीर को जांचने के बाद महसूस किया। सूरज धीरे धीरे पूरब से निकल रहा था और उसकी किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं। पूरी रात बीत गई। ये जानकर राघव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गईं। वैसे भी किसी को पता नहीं चलता कि मैं चला गया था, उसने उदास होकर बड़बड़ाया। जब वह उस पहाड़ की तरफ मुड़ा जहां से वह गिरा था, तो उसने अपनी बाईं आंख के कोने पर कुछ चमकता हुआ देखा। उसकी नज़र उस नीले रंग की टिमटिमाती हुई आयताकार रोशनी पर पड़ी और कुछ अप्रत्याशित हुआ। मेज़बान, होस्ट, आपका स्वागत है। अचानक उसकी आंखों के सामने अक्षर उभर आए। यह क्या है? राघव ने आश्चर्य से कहा। उसने बाएं दाएं देखा, लेकिन वे अक्षर उसकी आंखों के सामने से नहीं हटे। ये सोचकर कि वह सपना देख रहा है, राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद गिरते समय मेरे सिर पर चोट लग गई है। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों के सामने और भी अक्षर आ गए। मूर्ख मेज़बान, तुम्हें एक महान शक्ति का उपयोग करने के लिए चुना गया है। मूर्ख मेज़बान, क्या इन अक्षरों ने अभी अभी मेरा अपमान किया? राघव ने पूछा। रुको मेज़बान, उसने भ्रमित होकर पूछा। तुम्हारे पास इस शक्ति को स्वीकार करने या न करने का फैसला करने के लिए 10 सेकंड हैं। शक्ति? कौन सी शक्ति? यह क्या हो रहा है? मैं कुछ अजीब अक्षरों को जवाब क्यों दे रहा हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? क्या यह आत्महत्या करने का दंड है? परलोक में पागलपन। राघव ने अपने अस्तित्व और विवेक पर संदेह करते हुए तेजी से कई सवाल किए। जैसे कि वह उसके सवालों का जवाब दे रहे हों, वे अक्षर फिर बदल गए। तुम इस शक्ति को अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हो, लेकिन इसका मतलब तुम्हारे लिए मौत होगी। अक्षर को फिर से बदलते देख राघव ने अपनी थोड़ी पकड़ ली। तो मैं जिंदा हूं, लेकिन इसकी कीमत यह पागलपन है, उसने जोर से सोचा। रुको, इसने तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। 10, 9, इसने तो गिनती शुरू कर दी। राघव ने देखा कि हर सेकंड के साथ अक्षर बदल रहे थे। 7, क्या मैं सच में मर जाऊंगा अगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया या मना कर दिया? राघव पिछली रात जो हुआ उसके बाद फिर से मौत का सामना करने से थोड़ा डर गया था। 6, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अक्षरों ने बेबाकी से जवाब दिया। राघव 4, 3,
जैसे जैसे उल्टी गिनती शून्य के करीब आ रही थी, राघव को अपने दिल की धड़कन धीमी होती महसूस हुई। धड़ धक धड़ धक 2 1। मैं स्वीकार करता हूँ, राघव ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उल्टी गिनती तुरंत रुक गई। हफ हफ हफ, क्या ये चीज सच में मुझे मारने वाली थी? उल्टी गिनती रुकने के बाद राघव जोर जोर से सांस लेने लगा। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस करने के लिए अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा। अपने दिल की धड़कन को धीरे धीरे सामान्य होते महसूस करने के बाद उसने राहत की सांस ली। इस शक्ति को स्वीकार करने पर बधाई, तुम्हारी किस्मत अब बदल गई है। अक्षर फिर बदल गए। ये किस शक्ति की बात कर रहा है? उसने हैरान होकर अक्षरों को देखा। अब तुम्हारे शरीर की बनावट की जांच और विकास होगा। बढ़ाऊ राघव ने देखा कि आखिरी संदेश जो अक्षरों ने बनाया था, उसे देखने के बाद उसकी आंखें भारी हो रही थीं। मेजबान को उसके घर पहुंचाया जाएगा और वह अगले 24 घंटों तक बेहोश रहेगा। यह क्या है? इससे पहले कि राघव अपनी बात पूरी कर पाता, उसने एक काली आकृति देखी जो उससे 100 फीट दूर पश्चिम में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रही थी। ज्वी ज्वी ज्वी, उसकी गति तेज थी और वह राघव के चारों ओर पेड़ से पेड़ पर तेजी से जा रही थी। यह एक काली छाया की तरह था। कौन है वहां? उसने तुरंत पहचान लिया कि वह एक इंसान था, जैसे कि वह उसके सवाल का जवाब दे रहा हो। एक 2 मीटर लंबा, मांसपेशियों वाला, काले रंग का एक आदमी जो शरीर से चिपके हुए सूट पहने हुए था, उससे 20 फीट दूर दिखाई दिया। उसने अपने आधे चेहरे को ढंकने वाला हरा मास्क पहन रखा था। तुम मेरे साथ चल रहे हो, बच्चे? आवाज थोड़ी कर्कश थी। 10। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? राघव ने डर के साथ सवाल किया, क्योंकि वह अनजाने में कई कदम पीछे चला गया था। 9। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ चलो। कोई सवाल नहीं, उस अज्ञात आदमी ने एक दबंग लहजे में कहा। 8। तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? राघव ने सवाल किया, क्योंकि उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। बस मेरे साथ खुशी खुशी चलो। कुछ भी मजेदार करने की कोशिश मत करो, वरना मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी। उस अज्ञात आदमी ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए धमकी दी। 5। धड़ 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 धड़, हर गुजरते सेकंड के साथ राघव को और अधिक नींद आ रही थी, लेकिन वह इस अज्ञात आदमी के हाथों पकड़े जाने के लिए दृढ़ था। एक अपहरणकर्ता, एक मिश्रित रक्त तस्कर। क्या होगा अगर वह मुझे बेच दे? मुझे यातना दे, मेरे अंगों को काट दे और उन्हें बेच दे। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आत्महत्या करना चाहता था। वह भयानक बातों से सच में डर रहा था, जो अगर वह इस अज्ञात व्यक्ति के हाथों पकड़ा गया तो उसे झेलनी पड़ सकती थी, इसलिए उसने उल्टी गिनती पर ध्यान नहीं दिया। 4। भागो। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, राघव ने अपनी एड़ी मोड़ी और विपरीत दिशा में भागने लगा। मूर्ख, उस आदमी ने तेजी से पेड़ पर भागते हुए घमंड से कहा, जो राघव के चारों ओर एक गोलाकार लकीर बना रहा था, जो भागता रहा। वह आदमी अचानक राघव की ओर 600 फीट ऊंचे पेड़ों के बीच से नीचे उतर आया। राघव, जिसे पहले से ही पता था कि वह आदमी एक मिश्रित रक्त मिक्स्ड ब्लड वाला है और उसने उसके आंदोलनों की गणना की थी, उसने आदमी के बाहर आते ही तुरंत अपने शरीर को जमीन पर गिराने का फैसला किया। उसके शरीर के नीचे उतरने की प्रक्रिया में वह आदमी भी बीच हवा में था, जो उसकी ओर तेजी से भाग रहा था। राघव को एहसास हुआ कि उसकी गणनाएं सटीक नहीं थीं, क्योंकि आदमी का हाथ उसकी पीठ पर छूने से केवल कुछ सेंटीमीटर दूर था, क्योंकि उसका शरीर नीचे उतरने की प्रक्रिया में था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, क्योंकि अज्ञात आदमी की हथेली राघव के शरीर के संपर्क में आने वाली थी। 0। मेजबान अब एक गहरी नींद में चला जाएगा। जैसे ही यह सूचना उसकी आंखों के सामने दिखाई दी, राघव ने तुरंत अपनी दृष्टि को गहरा होते महसूस किया। अचानक एक तेज रोशनी की चमक दिखाई दी और राघव को घेर लिया, और अगले ही पल जिंग, राघव हवा में गायब हो गया, क्योंकि अज्ञात आदमी का हाथ हल्के कणों से गुजर गया। धम, उसके पैर जमीन पर वापस आ गए और उसकी पहले की तेज गति के कारण कुछ फीट आगे फिसल गए। वह बार बार बाएं और दाएं देखने लगा। वह चला गया। उस आदमी ने अविश्वासी भाव से सवाल किया, एक स्थानिक रक्तरेखा, स्पेशल ब्लड लाइन? कितना दुर्लभ है, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह बच्चा एक ज़ूलू रैंक का मिश्रित रक्त मिक्स ब्लड होगा। उसकी क्षमताएं अभी तक परिपक्व नहीं हुई होंगी, जिसका मतलब है कि वह उस टेलीपोर्टेशन के साथ ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह अभी भी इस जंगल के आसपास ही होगा। उन शब्दों को पूरा करने के तुरंत बाद वह आदमी एक प्रेत की तरह तेजी से बाहर निकल आया, एक अकल्पनीय गति के साथ पेड़ों से पेड़ों पर कूद रहा था। उसने जंगल को उत्तर से खंगालने का फैसला किया, बस इस उम्मीद में कि वह फिर से राघव के सामने आ सकता है। हालांकि ये बेकार था, क्योंकि इस समय राघव को उसके शयनकक्ष में पहुंचा दिया गया था। जंगल के अंदर हवा हल्के से बहती रही, जैसे कि उसे पता ही न हो कि अभी क्या हुआ था। राघव ने ध्यान नहीं दिया कि वह लंबा पहाड़ जहां से वह आत्महत्या करना चाहता था, अब वह पहले की तुलना में आधा रह गया था। 30 मिनट पहले सूरज उगने के साथ ही दिन उज्ज्वल होना शुरू हो गया था, जो पिछली रात के अंत की घोषणा कर रहा था।
रात सोने के लिए होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह प्लैंकटन शहर के किनारे पर जंगल के भीतर एक विशेष पहाड़ के चारों ओर जमा हुए लोगों के एक समूह के लिए विपरीत था। यहाँ जमा हुआ समूह चिकित्सा जैसे कपड़ों में तैयार था। एक बड़ी तश्तरी जैसी तकनीकी दिखने वाली डिवाइस पहाड़ के ऊपर तैर रही थी। उससे नीली रोशनी की किरणें चमक रही थीं, जो पहाड़ को इंच इंच करके स्कैन कर रही थीं। एक आदमी जिसके भूरे बाल थे और उसने नीले रंग का सूट पहना था, वह पहाड़ के सामने खड़ा था, जिसके बाएं और दाएं 4 अंगरक्षक काले, शरीर से चिपके हुए सूट पहने हुए थे। चिकित्सा के कपड़ों में तैयार अधिकारी इधर उधर घूमते रहे। वे एक रात में पहाड़ के आधा हो जाने की अजीब घटना की जांच कर रहे थे। आकाशी रंग का सूट पहने व्यक्ति की ओर एक मेडिकल गारमेंट में चश्मा पहने हुए एक व्यक्ति चला। प्रभाव के बिंदु के अलावा यहाँ और कुछ नहीं मिल सकता। ये समय की बर्बादी है, उसने धीमी आवाज में रिपोर्ट दी। तुम मुझसे कह रहे हो कि इस क्षेत्र में एक बड़ा ऊर्जा विस्फोट का पता लगने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं मिला? यह असंभव है, आकाशी रंग का सूट पहने व्यक्ति ने कहा। यह असंभव लग सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है, मेडिकल व्यक्ति ने जवाब दिया। जब से हम पूरी रात खोज रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिली है, उसने आगे कहा। आकाशी रंग का सूट पहने व्यक्ति के चेहरे पर विचार का भाव था, क्योंकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस जंगल को बंद कर दो और पूरे आसपास के क्षेत्र की पूरी तरह से तलाशी लो। उसने आदेश दिया, किसी को भी इस जंगल में आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इस आसपास में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जांच और पूछताछ के लिए लाया जाना चाहिए। जैसे ही उसने इन निर्देशों को देना समाप्त किया, उसके पीछे के 4 गार्ड अलग अलग दिशाओं में जंगल के अंदर की ओर दौड़ पड़े। मुझे अभी हर वह संसाधन और शक्ति चाहिए जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, आकाशी रंग का सूट पहने व्यक्ति ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को रखकर उंगलियों को आपस में फंसाते हुए। मेडिकल व्यक्ति ने उसकी आखिरी बात सुनकर सिर हिलाया और आह भरी। यही घटना राघव के अनुभव का कारण बनी। एक हल्के अंधेरे कमरे में एक गहरे लाल रंग की स्कूल की वर्दी में एक किशोर लड़का, जो कमरे के बीच में रखे एक छोटे टब में लेटा हुआ था। वह गहरी नींद में था, क्योंकि उसके बाल बार बार रंग बदल रहे थे और उसकी आंखें कभी कभी थोड़ी कांपती थीं, जैसे कुछ उसे असहज महसूस करा रहा हो। होस्ट में सिस्टम अपडेट पूरा हो रहा है 12%। होस्ट को पुनर्स्थापन का आशीर्वाद मिला है। होस्ट को पुनर्रचना मिली है। होस्ट को विष से प्रतिरक्षा मिली है। योजक चिन्ह। होस्ट में सिस्टम अपडेट पूरा हो रहा है 24%। होस्ट को वंश उन्नयन का कार्य मिला है। होस्ट को वंश अवनयन का कार्य मिला है। राघव को सोते समय उसके कान में सूचनाओं की घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर वह जगा होता तो उसने इस प्रक्रिया को देखा होता। तारांकन 12 घंटे बाद। होस्ट में सिस्टम अपडेट पूरा हो रहा है 97%। होस्ट को खोज का कार्य मिला है। होस्ट को दैनिक कार्य का कार्य मिला है। सिस्टम अपडेट पूरा हो रहा है 99.9%। तारांकन सिस्टम अपडेट पूरा हो रहा है 100%। सिस्टम अपडेट पूरा हो गया है। जैसे ही राघव ने अपनी आंखें खोलीं, ये पहली चीज थी जो उसकी दृष्टि में आई। पहले उसने पीछे हटने की कोशिश की, इससे पहले कि वह उस टब के किनारे पर अपना सिर मारता जिसमें वह लेटा हुआ था। तो वह एक सपना नहीं था, उसने आत्मचिंतन करते हुए पूछा, क्योंकि उसने पिछले 24 घंटों में हुई घटनाओं को याद किया। बधाई हो होस्ट, अब आपको ये शक्ति पूरी तरह से मिल गई है। राघव अभी भी भौचक होकर उन अक्षरों को घूर रहा था। ये चरित्र किस शक्ति के बारे में बात कर रहा है? इस शक्ति में क्या शामिल है, ये जानने के लिए सिस्टम इंटरफेस कहें। राघव ने फिर से अक्षरों के बदलाव को देखा। उसने अपने छोटे से कमरे के चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है, जो स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि वह अपने कमरे में था। सिस्टम इंटरफेस, उसने धीमी और आंशिक रूप से नींद भरी आवाज में बुदबुदाया। ये कहने के तुरंत बाद उसने देखा कि अक्षर फिर से रूप बदल गए और उसके सामने एक सूची प्रस्तुत कर दी। होस्ट विशेषताएं, कौशल और क्षमताएं, वंश खोज दुकान। अपनी आंखों के सामने की रूपरेखा देखकर राघव को लगा कि यह थोड़ा परिचित लग रहा था। होस्ट विशेषताएं, ऐसा लगा कि उसे यह समझ में आने लगा था कि यह कैसे काम करता है, इसलिए उसने बुलाया। ये कहने के बाद बाकी के अक्षर गायब हो गए, सिर्फ होस्ट विशेषताएं रह गईं। होस्ट विशेषताएं। नाम राघव ओस्लो। स्तर 1, वर्ग अनुभव 0/100, HP 10010। ऊर्जा 30/30। विशेषताएं। ताकत 1, समझ 1, चपलता 0, गति 1, बहादुरी 0, बुद्धि 4, आकर्षण 0, विशेषता अंक 0। राघव का चेहरा काला पड़ गया जब उसने प्रदर्शित कुछ जानकारियों को घूर कर देखा। चपलता, बहादुरी, आकर्षण 0। ये घटिया अक्षर, उसे प्रदर्शित जानकारी को पचाने में कठिनाई हो रही थी, जैसे कि उसकी नाराजगी का जवाब देने के लिए। जानकारी की तालिका के ऊपर एक जानकारी प्रकट हुई। इन विशेषताओं की ठीक से गणना की गई है और ऐसा लगता है कि होस्ट में विभिन्न पहलुओं में कमी है, खासकर आकर्षण और बहादुरी में।
राघव को सिस्टम की दो टूक बात देखकर गाली देने का मन हुआ। मेरे पास वह चिल्लाना चाहता था कि उसके पास बहादुरी थी। जब उसे पिछली रात हुई हर चीज़ याद आई तो वह रुक गया। उसे याद आया कि वह फिर से आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन एक जानलेवा प्रक्षेप्य को अपनी ओर आते देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, उसने हार मानते हुए आवाज में स्वीकार किया, लेकिन मेरे पास आग छोड़ो। इस बिंदु तक अपने दुखद जीवन को याद करते हुए वह जानता था कि इन दोनों पहलुओं में वास्तव में उसमें कमी थी। लेकिन ये चीज़ पुराने ज़माने के गेमिंग सिस्टम जैसी क्यों दिखती है? स्तर अंक उसने इसे उन पुराने खेलों से पहचाना जो मानव स्लरकोव के धरती पर उतरने से बहुत पहले खेला करते थे। वह इसके बारे में जानता था क्योंकि वह बहुत सारी किताबें पढ़ता था। कौशल और क्षमताएं, राघव ने कहा। होस्ट विशेषताओं का पैनल गायब हो गया, केवल कौशल और क्षमताओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कौशल और क्षमताएं। झपट्टा स्तर 1, पुनर्जीवन स्तर 1, आकार बदलना स्तर 1, विष से प्रतिरक्षा स्तर 1, पुनर्रचना स्तर 1, वंश अधिग्रहण स्तर 1, बंद 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 ... राघव कई बंद कौशलों और क्षमताओं को नीचे की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। ये वास्तव में उन पुराने खेलों जैसा है। राघव ने अपनी थोड़ी पकड़ी और बोला, सब कुछ स्तर 1 पर लगता है, लेकिन क्या ये स्तर बढ़ने के साथ बढ़ता है? मुझे एक सामान्य विचार है कि झपट्टा, विष से प्रतिरक्षा और पुनर्जीवन को क्या करना चाहिए, लेकिन बाकी के बारे में क्या? पुनर्रचना, वंश अधिग्रहण और आकार बदलना, वे क्या हैं? जैसे ही वह सोच रहा था, अचानक कुछ छिपी हुई जानकारी कौशलों के नीचे प्रकट हुई। झपट्टा स्तर 1, 10 सेकंड के लिए वर्तमान गति को 20 से बढ़ाने की क्षमता। पुनर्जीवन स्तर 1, चोटों से 10 गुना तेजी से ठीक होना। आकार बदलना स्तर 1, वंश क्षमता स्तर 1 पर बालों का रंग और त्वचा का रंग बदलना। विष से प्रतिरक्षा स्तर 1, बहुत गंभीर विषाक्त पदार्थों से सुरक्षा। पुनर्रचना स्तर 1, वंश अधिग्रहण स्तर 1, वंश को चुराने और सही आवश्यकताओं को पूरा होने पर उन्हें एक होस्ट के साथ जोड़ने की क्षमता। DF रैंक, त्वचा का रंग बदलने की क्षमता मेरे वंश में जोड़ी गई है, लेकिन इसका नाम आकार बदलना क्यों है? फिर भी क्या उसमें और उसी बेकार बालों का रंग बदलने में कोई अंतर है? राघव ने आकार बदलने के नीचे की जानकारी देखकर निराशा में आह भरी और उसकी आंखें नीचे चली गईं। राघव की नज़र पुनर्रचना पर गई और उसने संदेह से आंखें सिकोड़ लीं। बाकी के अलावा यह एकमात्र क्षमता थी जिसके नीचे कोई जानकारी नहीं थी। वह इसे घूरता रहा, उसकी नज़र ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी। क्या यह एक गड़बड़ हो सकती है? ये क्यों कुछ भी नहीं दिखा रहा है? राघव ने अपनी आंखें सिकुड़कर इसे घूरा, लेकिन चाहे उसने कितनी देर भी किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे इसे बाद में ही पता लगाना होगा। उसकी बाईं हथेली अभी भी उसकी ठोड़ी पर थी जब वह जांच कर रहा था। मुझे अभी भी नहीं पता कि यह सब मेरे दिमाग में चलने वाली चालें हैं। राघव ने अगली क्षमता पर जाने का फैसला किया जब उसने देखा कि यह कोई जानकारी नहीं दिखाएगा। उसकी आंखें आखिरी वाले वंश अधिग्रहण पर टिकीं। उसके नीचे की जानकारी पढ़कर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? राघव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा था। एक वंश चुराने की क्षमता। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह एक मजाक होना चाहिए, है ना? उसने हास्यास्पद रूप से हंसते हुए पूछा, मेरा वंश हमेशा बेकार रहा है और अब ये चीज़ कहती है कि मैं वंश चुरा सकता हूँ। राघव अचेत रूप से खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसे उन सभी वर्षों की बदमाशी याद आई। उसके सभी साथी अपने शांत और शक्तिशाली वंशों को दिखाते थे। उसे हमेशा अपने बालों का रंग बदलने की शर्म के कारण छिपना पड़ता था। अगर यह वैध है तो? राघव रुक गया क्योंकि उसकी आंखें भयंकर हो गईं। मैं दुनिया में नंबर 1 वंश लुटेरा बनूंगा। रुको, शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो रहा हूँ। राघव बाथटब के किनारे पर बैठ गया और अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा। मेरा मतलब, क्या होगा अगर यह सब मेरे दिमाग में ही हो? उसने अपनी समझ पर सवाल उठाया। मैं कैसे पुष्टि करूं कि मैं जो कुछ भी यहाँ देख रहा हूँ वह सच है? क्या मैं इन कौशलों और क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश कर सकता हूँ? अगर यह सब सच है तो क्या ये सच होने के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा? उसने संदेहास्पद लहजे में सवाल किया। अनलॉक किए गए कौशल का उपयोग करने के लिए अपने दिमाग में कौशल के नाम के आगे या पीछे सक्रिय करें, जोड़कर बोलें। एक अधिसूचना उसकी आंखों के सामने कौशल और क्षमताओं के पैनल के ठीक ऊपर दिखाई दी। उसने इसे पढ़ा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सक्रिय करें। मैं सबसे पहले किस कौशल को आजमाऊं? राघव ये जानना चाहता था कि क्या उसका दिमाग बस उसके साथ खेल रहा था, इसलिए वह तथाकथित प्रणाली की प्रामाणिकता की पुष्टि जल्द से जल्द करना चाहता था। उसने फिर से कौशल और क्षमताओं के पैनल को घूर कर देखा। कौशल और क्षमताएं। तेज दौड़ डैश स्तर 1, पुनर्जीवन रीजेनरेशन स्तर 1, रूप बदलना मॉर्फ स्तर 1, विष प्रतिरोध टॉक्सिन इम्यूनिटी स्तर 1, पुनर्निर्माण रिक्रिएशन स्तर 1, वंश अधिग्रहण ब्लडलाइन एक्विजिशन स्तर 1।
उसकी नज़रें उस पर दौड़ गईं और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि केवल तेज दौड़ का कौशल ही पुष्टि के लिए आजमाना संभव होगा। राघव उठा और बाथटब के विपरीत वाले दरवाजे की ओर चल दिया। कमरे को करीब से देखने पर बाथटब को छोड़कर, जिसमें वह सोया था और जो बीच में रखा था, और एक छोटी कोठरी जो पूर्वी कोने में रखी थी, शाब्दिक रूप से कुछ भी नहीं मिला। प्रणाली इंटरफेस बंद करो। जैसे ही उसने कहा, पैनल बंद हो गया और शब्द और अक्षर गायब हो गए। उसने बाहर तेज दौड़ कौशल को सक्रिय करने की कोशिश करने का फैसला किया। राघव दरवाजे से बाहर निकला और एक छोटे से रास्ते के सामने पहुंचा जो बैठक कक्ष तक जाता था। एनरिक, माँ को भरोसा है कि तुम आज अच्छा करोगे, एक कोमल, स्नेह से भरी महिला की आवाज़ आगे से सुनाई दी। मैंने सुना है कि वे निरीक्षक MBO अकादमी के लिए छात्रवृत्तियां देंगे। हाँ माँ, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा, एक छोटी पुरुष की आवाज़ ने जवाब दिया। वे निरीक्षक अंधे होंगे अगर वे मुझे नहीं देखेंगे क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे उच्च श्रेणी का मिश्रित रक्त मिक्स्ड ब्लड हूँ। पुरुष की आवाज़ में गर्व भरा हुआ था। यही तो मेरा अच्छा बेटा है, महिला ने जवाब दिया। अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, राघव बैठक कक्ष में दिखाई दिया। यह एक छोटा लेकिन अच्छी तरह से बना बैठक कक्ष था। दीवारें नीली टाइलों से ढकी थीं जो थोड़ी चमक रही थीं। कमरे में एल के आकार में सजे हरे सोफे और कुछ फीट पीछे एक कैबिनेट दिखाई दे रहा था। कैबिनेट पर एक गोल गेंद थी जो एक 7 फुट ऊंची होलोग्राफिक रूप में एक छवि प्रदर्शित कर रही थी। ये 3 लोगों की एक छवि थी। इस छवि में एक चौकोर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके बाल गंदे सुनहरे थे, एक महिला जो 40 वर्ष की लग रही थी और जिसके बाल लंबे भूरे थे, और एक युवा लड़का जो राघव के समान दिखता था और जिसके बाल घुंघराले, सुंदर काले थे, देखे जा सकते थे। पहले जो महिला बोल रही थी वह दरवाजे पर खड़ी थी और उसके बगल में एक 5 फुट लंबा बच्चा था जिसने राघव की तरह ही एक गहरा लाल रंग का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उनके चेहरे उस महिला और लड़के जैसे ही थे जो होलोग्राफिक छवि में थे। ये राघव की माँ और छोटा भाई थे। वे मुड़े और उन्होंने राघव को रास्ते से आते हुए देखा। चलो चलें, उन्होंने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया क्योंकि माँ ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हम, एनरिक ने सिर हिलाया। माँ, क्या आप मुझे भी नहीं छोड़ेंगी? राघव ने जल्दी से पूछा, इससे पहले कि वे बाहर जा पाते। उसकी माँ ने अपने कदम रोके और घृणा से उसे घूरते हुए मुड़ी। मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे ये कहना बंद करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरा केवल एक ही बेटा है और वह यहाँ है, उसने कहा, एनरिक के बालों को सहलाते हुए। तुम बस एक बेकार बोझ हो जिसमें कोई उपयोगिता नहीं है। उसने कठोरता से कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी माँ और पिताजी ने तुम्हें इस घर में रहने दिया और अभी भी तुम्हारी स्कूल की फीस का भुगतान करते हैं, भले ही यह एक बर्बादी है। एनरिक ने जोड़ा, मुझे नहीं पता कि मैं और लियाम तुम्हारे जैसा बेकार प्राणी कैसे पैदा कर पाए। उसकी माँ ने फिर से कहा। राघव निराशा से नीचे घूरता रहा क्योंकि वे उसे ताना मार रहे थे। वह इन सब का आदी था, लेकिन जब भी वे उससे इस तरह से बात करते थे तो उसे बुरा लगता था। अगर दुनिया उसके साथ ऐसा व्यवहार करती तो वह सहन कर लेता, लेकिन जब यह वे लोग थे जो उसका परिवार माने जाते थे तो यह एक अवर्णनीय तरीके से दुख पहुंचाता था। वह अपने छोटे भाई को दोष नहीं दे सकता था क्योंकि जिस तरह के समाज में वह पैदा हुआ था उसने उसके चरित्र को आकार दिया था। तुम्हारे जैसा कचरा पैदल स्कूल जाने लायक है, एनरिक ने कहा और अपनी माँ को बांह से खींचते हुए मुड़ गया। धड़ाम। उनके बाहर जाने के बाद दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, जिससे राघव कई सेकंड तक उसी जगह पर आत्मदया में डूबा रहा। उसे याद आया जब एनरिक 5 साल का था, वे बहुत खेलते थे और उस समय उसका छोटा भाई गर्मजोशी भरा, प्यार करने वाला और चंचल भी था। एक बार एनरिक को चोट लगी थी जब वे लुका छिपी खेल रहे थे। राघव को चोट के लिए दोषी ठहराया गया और उसे उनके पिता के कोड़े से 200 से अधिक चाबुक मिले। वह उस दिन को कभी नहीं भूल सकता था। उसकी पीठ से खून बह रहा था और उसने माफ़ी मांगी। हालांकि उसके पिता ने नहीं सुना। अरे कचरे, क्या तुम मेरे एकमात्र उपयोगी बच्चे को मारना चाहते हो? कोड़े मारे जाने की प्रक्रिया में उसकी माँ ने बगल से चिल्लाया। ये सिर्फ एक मामूली चोट थी जो कुछ ही घंटों में ठीक हो जाती, फिर भी उन्होंने उसे ऐसे कोड़े मारे जैसे उसने कोई गंभीर अपराध किया हो। इस उम्र में अगर किसी व्यक्ति ने एक हाथ खो दिया होता तो भी उसे ठीक किया जा सकता था, तो फिर एक मामूली चोट की क्या बात है? राघव को याद आया जब एनरिक 8 साल का था, जो लगभग उसी समय था उसका रवैया उसके प्रति समाज के लोगों जैसा होने लगा था। एनरिक ने अपनी वंश क्षमताओं का उपयोग करके राघव पर हमला किया, जिससे उसकी पीठ पर एक खूनी 7 इंच का घाव हो गया। वही माता पिता जिन्होंने 2 साल पहले एनरिक को एक मामूली चोट लगने पर उसे चाबुक मारा था, हंसे और एनरिक को अपनी वंश क्षमताओं की निपुणता बढ़ाने के लिए प्रशंसा की। राघव की पीठ पर आज भी एक खूनी निशान है क्योंकि किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। कुछ देर तक उसी जगह पर खड़े रहने के बाद राघव अंततः फिर से चलने लगा। मैं क्या उम्मीद कर रहा था? क्या मैं लंबे समय से ऐसा नहीं कर रहा हूँ? उसने निराशा से हंसा और दरवाजे से बाहर चला गया। आज HBO से निरीक्षक आ रहे हैं, मुझे समय पर स्कूल पहुंचना होगा।
राघव ने एक उत्साहित नज़र से कहा जैसे वह दौड़ा। इस बिंदु पर वह उन कौशलों और क्षमताओं के बारे में भी भूल गया था जिन्हें वह परखने वाला था। उसकी प्राथमिकता अभी जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना थी, क्योंकि वे निरीक्षक आज उनके स्कूल का दौरा करने वाले थे। मिडिल स्कूल क्षेत्र में छात्रों का परीक्षण करने के बाद, जहां उसके भाई की कक्षा स्थित थी, वे निश्चित रूप से बाद में हाई स्कूल का दौरा करेंगे। सड़कों पर राघव एक पागल आदमी की तरह दौड़ता हुआ और एक अपराधी की तरह पसीना बहाता हुआ देखा जा सकता था जो हत्या के मामले में मुकदमा चलाने वाला हो। ये प्लानकटन शहर की 34वीं गली थी। ये शहर के किनारे पर एक वाणिज्यिक क्षेत्र था, इसलिए यहाँ ज्यादातर छोटी इमारतें थीं। हालांकि ज्यादातर इमारतें एक अष्टकोण जैसे प्रारूप में थीं और उनका एक विज्ञान कथा साइफाई जैसा रूप था। उनमें से कुछ अपनी आकृति भी बदल सकती थीं और अगर मालिक चाहता तो जमीन में भी धंस सकती थीं। जैसे जैसे राघव आगे बढ़ा, वह लंबी इमारतों के क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था। हवा में चलने वाले वाहन आगे दिखाई दे रहे थे, जो एक शानदार दृश्य दे रहे थे, लेकिन ये सब राघव जैसे लोगों के लिए बहुत सामान्य था जो इस युग में पैदा हुए थे। प्लानकटन शहर दुनिया के 6 सबसे तकनीकी रूप से उन्नत शहरों में से एक था, जो स्लाकोव्स के वंश के बाद अस्तित्व में आया था। लंबी और मनमोहक इमारतें जो एक विज्ञान कथा जैसा आभास देती थीं, देखी जा सकती थीं। उनमें से कुछ में अपनी पूरी संरचना पर वीडियो चल रहे थे, जो विज्ञापनों और उन विभिन्न चीज़ों को दिखा रहे थे जो वे व्यावसायिक इमारतों के भीतर करते थे। एक विशेष इमारत आगे एक उल्टे शंक्वाकार फ्लास्क के आकार में थी। इमारत के शरीर पर एक नए चिकित्सा उत्पाद का विज्ञापन प्रदर्शित किया गया था। नीले बालों वाली एक युवा महिला, जिसने एक चिकित्सा परिधान पहना हुआ था, एक 3 इंच की लाल बोतल पकड़े हुए बोल रही थी, हम फोटोन लैब में रक्तरेखा ब्लडलाइन को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक नए प्रकार का ग्रेड ए समाधान बनाया है। ऑडियो राघव के कानों में यात्रा करता रहा जैसे वह सड़क के पार दौड़ा, लेकिन फिर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया और दौड़ता रहा। वह मुस्कुराया जब उसने आगे देखा और सड़क के पास पैदल चलने वाले रास्ते पर एक गोलाकार नीली चमक देखी। पैदल चलने वाले रास्ते पर लोग उस गोलाकार नीली चमक में प्रवेश करते देखे जा सकते थे, और जैसे ही वे अंदर गए, वे गायब हो गए। घेरा 50 से ज्यादा लोगों को समाहित करने के लिए काफी बड़ा था, इसलिए पैदल चलने वाले रास्ते पर लोग बिना धीमे हुए या रुके ही अंदर चले गए, क्योंकि चलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी। इसके बाद मुझे स्कूल पहुंचने से पहले बस 2 और टेलीपोर्टेशन सर्किलों से गुजरना होगा, राघव ने बुदबुदाया जैसे वह घेरे में प्रवेश किया। यह एक टेलीपोर्टेशन घेरा था जो शहर के विभिन्न हिस्सों में आसान परिवहन के लिए स्थित था। यह विशेष रूप से पैदल चलने वालों के लिए था और यह शहर में एक और स्थान पर ले जाता था। इसने शहर के बहुत विशाल होने के कारण पैदल चलने के लगभग 2 घंटे बचाए। जैसे ही राघव अंदर गया, अंदर के लोगों की संख्या लगभग 30 थी। एक और आदमी एक व्यावसायिक सूट में चला गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। जैसे जैसे 7 फीट के भीतर और लोग अंदर चले गए, आदमी का चेहरा बेचैनी में सिकुड़ता हुआ देखा जा सकता था, और कुछ और सेकंड के बाद वह दूर चला गया और एक महिला के बगल में खड़ा हो गया। राघव ने आदमी के अजीब व्यवहार का कारण सोचा जब अंततः उसे अपनी ही गंध का पता चला। मैंने आज स्नान नहीं किया है, अपनी मूर्खता के कारण वह जोर से चिल्लाया, और टेलीपोर्टेशन घेरे के भीतर बाकी लोग उसे घृणा से घूरने के लिए मुड़ गए। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शर्मिंदा होकर जमीन की तरफ देखने लगा और एक मंदबुद्धि की तरह मुस्कुराने लगा। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अगले समूह के साथ ही जाऊंगा, और वह घेरे से बाहर निकलकर चलने लगा। वह 7 फीट से ज्यादा दूर चला गया ताकि घेरे में मौजूद लोगों को उनके वहां से जाने में कोई दिक्कत न हो। कुछ और लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए और कुछ ही सेकंड में घेरे के अंदर सिर्फ 7 और लोग रह गए थे, जिनमें राघव भी शामिल था, जिसकी वजह से घेरे में ज्यादा जगह हो गई थी। ज़्विंग, टेलीपोर्टेशन घेरा शुरू हो गया और उसके अंदर के लोग गायब हो गए। 30 मिनट बाद राघव आखिरकार स्कूल पहुंच गया। वह काफी बड़ा था, इसका आकार एक यूनिवर्सिटी के बराबर था, जबकि इसमें सिर्फ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के छात्र थे। पहले गेट पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था, एचेलॉन अकादमी। अंदर ऊंची ऊंची चांदी के रंग की इमारतें थीं। अलग अलग इमारतों का इस्तेमाल अलग अलग शैक्षणिक कामों के लिए किया जाता था। जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई कारें और दूसरे शानदार दिखने वाले वाहन अंदर आते हुए देखे जा सकते थे। चूंकि प्लानकटन शहर दुनिया के 6 सबसे बड़े शहरों में से एक था, इसलिए इसमें स्थित हर स्कूल उच्च वर्ग का था। एचेलॉन अकादमी की आबादी दूसरी सबसे ज्यादा थी और यह एक वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। एमबीओ संगठन के महान मिश्रित रक्तधारी मिक्सब्लड छात्र कम उम्र में इस स्कूल में पढ़ते थे। एमबीओ मिक्सब्लड संगठन सरकार द्वारा रक्तवंश से जुड़ी स्थितियों को संभालने के लिए बनाया गया एक संगठन था। चूंकि मिश्रित रक्तधारी मिक्सब्लड असाधारण करतब कर सकते थे, इसलिए सामान्य तरीके और लोग उन्हें संभाल नहीं पाते थे। कल्पना कीजिए कि एक मिश्रित रक्तधारी को गोली मारने की कोशिश करना जिसकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा हो।
सामान्य लोगों के लिए यह एक असंभव काम होगा, इसलिए एमबीओ अपराधियों जैसे मामलों को संभालता था जो अपनी रक्तवंश शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करते थे। एमबीओ में अलग अलग शाखाएं थीं जो अलग अलग स्थितियों को संभालती थीं। कुछ पुलिस की तरह थीं जो मिश्रित रक्तधारी लोगों को अपराध करने या उनसे बचने से रोकने के लिए हमेशा सड़कों पर घूमती रहती थीं। कुछ मिश्रित रक्तधारी आतंकवादियों और मिश्रित रक्तधारी अंगों के तस्करों को संभालती थीं। सबसे सम्मानित शाखा वह थी जो आकाशगंगाओं में घूमती थी। जब से स्लरकोव दिखाई दिए, ये पुष्टि हो गई थी कि पृथ्वी के बाहर भी एलियन जीवन मौजूद है। स्लरकोव की तकनीक का इस्तेमाल करके पृथ्वी ने ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की थी और अलग अलग ग्रहों के साथ समझौता किया था। हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन इंसान अभी भी ब्रह्मांड की खोज कर रहे थे। राघव हमेशा से एमबीओ में शामिल होना चाहता था क्योंकि वह आकाशगंगाओं में घूमना चाहता था, अलग अलग ग्रहों पर जाना चाहता था और अलग अलग प्रजातियों से मिलना चाहता था। हालांकि उच्च श्रेणी के रक्तवंश के बिना यह एक असंभव काम होगा क्योंकि एमबीओ में सबसे शक्तिशाली मिश्रित रक्तधारी लोग होते हैं। उन्हें अंतरिक्ष की खोज में बहुत खतरे का सामना करना पड़ता था, इसलिए वे हमेशा उच्च श्रेणी के रक्तवंश वाले लोगों को भर्ती और प्रशिक्षित करते थे। भर्ती के लिए आपका रक्तवंश कम से कम सी श्रेणी का होना चाहिए। इसके बाद भी उन्हें एमबीओ सैन्य शिविर में 4 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। तारांकन राघव जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी ही तेजी से स्कूल में दौड़ा। दूसरे लोग जहां अपने माता पिता के साथ स्कूल आते थे, वहीं उसे अपनी क्लास तक पैदल जाना पड़ता था। स्कूल के पूर्वी हिस्से में स्थित ब्लॉक सी तक पहुंचने में उसे अभी भी लगभग 20 मिनट दौड़ना पड़ता। मिश्रित रक्तधारी लोगों को प्रशिक्षित करने के अलावा एचेलॉन अकादमी गणित और अंग्रेजी जैसे सामान्य स्कूल विषय भी पढ़ाती थी। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद एक मिश्रित रक्तधारी छात्र सिर्फ मिश्रित रक्तधारी लोगों के लिए बने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला कर सकता था। अगर वे चुने जाते थे तो उनकी क्लास में सिर्फ उनके रक्तवंश को प्रशिक्षित करने के बारे में ही पढ़ाया जाता था। इसके विपरीत हाई स्कूल में हर छात्र, चाहे वह सामान्य इंसान हो, स्लरकोव हो या मिश्रित रक्तधारी हो, सभी को मिश्रित रक्तधारी लोगों के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के बीच सामान्य स्कूल के विषय पढ़ाए जाते थे। स्कूल के अंदर दौड़ते हुए राघव ने पहले ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लोग उसे अजीब तरह से घूरने लगे। ओह, ये फिर से वही कचरा है। वह अभी भी इस अकादमी में क्यों आता है? अपने माता पिता के वाहनों में अपनी क्लास की ओर जाते हुए कुछ छात्र उसे घृणा से घूर रहे थे। हालांकि स्कूल में बिना किसी खास काबिलियत वाले सामान्य इंसान भी थे, लेकिन उनमें और राघव में फ़र्क ये था कि वे अपने सामान्य रक्तवंश की वजह से कभी कोई क्षमता हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें कोई ध्यान नहीं मिला। फिर भी राघव के मामले में जिस रक्तवंश को उसने जगाया था वह मिश्रित रक्तधारी लोगों के लिए शर्म की बात थी। हालांकि रक्तवंश के अलग अलग ग्रेड थे जो सामाजिक स्थिति तय करते थे, लेकिन किसी व्यक्ति का रक्तवंश कितना भी कम क्यों न हो, रक्तवंश के बिना वाले लोग भी उनका सम्मान करते थे। राघव का मामला अलग था। मिश्रित रक्तधारी और इंसान दोनों ही उसे नीचा दिखाते थे। दूसरों के विपरीत उसके रक्तवंश का कोई ग्रेड या नाम भी नहीं था। एक और वजह थी जिससे वह पूरी अकादमी में अच्छी तरह से जाना जाता था। जूनियर हाई में उसने अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की युहिको कैरा से अपने प्यार का इजहार किया था। युहिको हमेशा अच्छी थी और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, जैसा कि राघव ने देखा था, और इस वजह से उसके मन में उसके लिए भावनाएं पैदा हो गईं। उसे नहीं पता था कि यह हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन वह लगभग 3 साल पहले स्कूल खत्म होने पर उसके पास गया और उससे कहा कि वह उसकी क्रश है। तब उसने अपना असली रंग दिखाया। युहिको ने राघव का दिल तोड़ दिया। युहिको के रक्तवंश ने उसे चीज़ों को किसी भी रूप में बदलने की क्षमता दी थी जिसकी वह इच्छा रखती थी। वह इतनी गुस्सा थी कि राघव ने उससे प्यार का इजहार करने की हिम्मत की थी कि उसने अपनी हेयरपिन को एक चट्टान में बदल दिया और उसे राघव पर गिरा दिया। राघव का शरीर वजन से दब गया था और उसकी 100 से ज़्यादा हड्डियां टूट गई थीं। उसे उसके क्रश ने सचमुच कुचल दिया था। एक शिक्षक ने उसे बचाया जो स्कूल को अंदर एक छात्र की मौत होने से बदनामी मिलने से डर रहा था। अगर ऐसा न होता तो वह आज मर गया होता। 2 दिन पहले जब मैंने उससे आत्महत्या करने के लिए कहा था, तब भी वह आज फिर से स्कूल आया है। रुको, मैं तुम्हारी सारी उंगलियां तोड़ दूंगा। स्कूल की सड़क से गुजर रही एक नीली कार के अंदर बैठे एक आदमी ने घृणा भरी नज़र से राघव को देखते हुए बुदबुदाया। राघव, जो इस समय जोर जोर से हाँफते हुए दौड़ रहा था, उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अभी अभी गुजरी कार में कोई उसे देख रहा था। लगभग 20 मिनट तक दौड़ने के बाद वह आखिरकार यू के आकार में जुड़ी हुई 3 बड़ी इमारतों के पास पहुंच गया। वे भी बाकी इमारतों की तरह ही चांदी के रंग की थीं, लेकिन ज़्यादा शानदार लग रही थीं। वे सभी 3 मंजिला इमारतें थीं। लगता है मैं समय पर पहुंच गया। मैं बिना एक भी बार आराम किए यहाँ कैसे आ गया, और मुझे उतनी थकान भी नहीं हो रही जितनी मुझे पहले होती थी, राघव ने सोचा, क्योंकि वह इमारत की तरफ आगे बढ़ा। ये स्कूल में पढ़ने वाले मिश्रित रक्तधारी लोगों के लिए खास ब्लॉक था। राघव इस समय क्लास 3C का छात्र था।
यह उसके हाई स्कूल का तीसरा साल था और इस साल के बाद वह अकादमी से स्नातक हो जाएगा। विषयों के मामले में राघव बहुत समझदार और होशियार था। जब बात अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों में पास होने की आती थी तो वह अपनी क्लास के सभी मिश्रित रक्तधारी लोगों को आसानी से हरा सकता था। हालांकि इस उम्र में इसका लगभग कोई मतलब नहीं था। अगर आप बहुत होशियार थे और एक वैज्ञानिक बनना चाहते थे तो विज्ञान विश्वविद्यालय एक अच्छे रक्तवंश के बिना ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनते थे जब तक कि उनके पास अमीर और शक्तिशाली लोगों के बीच कोई जान पहचान न हो। राघव आखिरकार क्लास के सामने पहुंचा, जो दो इमारतों के बीच में थी। अंदर आने पर क्लास में मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगे, लेकिन अगले ही सेकंड उन्होंने अपना चेहरा अपने सामने खड़े शिक्षक की तरफ मोड़ लिया। जैसे ही वह अपनी सीट की तरफ चला, जो क्लास के दक्षिण पश्चिम कोने में थी, बाकी सीटों से बहुत पीछे हिचकिचाहट और घबराहट की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। पुरुष शिक्षक ने उसे देखा तक नहीं, ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ हवा का एक झोंका हो। क्लास एक सामान्य क्लास की तरह व्यवस्थित थी, जिसमें डेस्क पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित थे। दीवार पर एक प्रोजेक्शन था। यह एक मिश्रित रक्तधारी व्यक्ति का शरीर चार्ट जैसा था जो उसके रक्तवंश से शक्ति का संचार कर रहा था। राघव अपनी हमेशा की अकेली कोने वाली जगह पर बैठ गया और शिक्षक की बात सुनने लगा। जाहिर तौर पर पुरुष शिक्षक इस बारे में बात कर रहे थे कि अगले 6 महीनों में उनकी आखिरी परीक्षा होगी, जो ये तय करेगी कि उन्हें रक्तवंश को प्रशिक्षित करने वाले उच्च संस्थानों द्वारा चुना जाएगा या नहीं। राघव ध्यान दे रहा था, तभी उसके सिर में एक सूचना की आवाज़ आई। उसकी नज़र के ऊपरी बाएं कोने में एक नीली आयताकार चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। धत, मैं इसके बारे में भूल गया था, राघव ने जोर से कहा, क्योंकि उसके सामने एक संदेश पॉपअप हुआ। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 1/3 3 किलोमीटर यात्रा करें। दैनिक कार्य। राघव ने अजीब नज़र से संदेश को देखते हुए कहा। उसे अचानक असहज महसूस हुआ, जैसे कि कुछ उसकी त्वचा को हर तरफ से चुभ रहा था। अचानक खामोशी महसूस करते हुए उसकी नज़र फिर से क्लासरूम पर टिकी और उसने देखा कि हर कोई उसे घूर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने शब्दों को अंदर ही कहने के बजाय जोर से बोल दिया है। वह न सिर्फ कचरा है, बल्कि अब वह एक पागल कचरा है ना? एक छात्रा ने बुदबुदाया। जब उन्होंने उसे घूरा तो क्लास में घृणा का भाव था। जब राघव ने माफ़ी मांगने के लिए उठकर खड़ा हुआ तो शिक्षक फिर से समझाना शुरू कर दिया। यह शापित चीज़, राघव ने असहजता में मन ही मन बुदबुदाया। होस्ट एक शापित चीज़ की परिभाषा है। जैसे ही राघव ने अपनी नज़र में ये संदेश देखा, वह लगभग खून की उल्टी करने वाला था। वह लगभग फिर से चिल्ला पड़ा, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। शांत होने के बाद उसे पहले आया हुआ संदेश याद आया। दैनिक कार्य। राघव ने शांत होने के बाद उसे वह संदेश याद आया जो पहले आया था। दैनिक कार्य। दैनिक कार्य क्वेस्ट्स पैनल में पाया जा सकता है। क्वेस्ट्स। राघव को सिस्टम का बाकी इंटरफेस याद आया। ओह, मैंने सब कुछ नहीं देखा था, मुझे लगता है कि क्वेस्ट ब्लडलाइन के बाद था, राघव ने सोचा और अपने दिमाग में पुकारा, सिस्टम इंटरफेस। टनम, होस्ट एट्रीब्यूट्स, स्किल्स एंड एबिलिटीज, ब्लडलाइंस, क्वेस्ट, शॉप। तुरंत पैनल उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने अपने दिमाग में फिर से पुकारा, क्वेस्ट्स। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। राघव ने सूची को ठीक से देखा। क्या क्वेस्ट्स मिशन की तरह नहीं होते? राघव ने सोचा, पुरानी खेलों में कुछ ऐसा जो तुम करते हो और कुछ तरह के इनाम पाते हो, लेकिन यहाँ एक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक क्यों है? राघव सोचते हुए अपनी आंखें सिकुड़ता रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद दैनिक। राघव ने अपने दिमाग में फिर से पुकारा, क्वेस्ट्स। दैनिक, आज का कार्य 1/3 3 किलोमीटर दौड़ें, स्थिति पूरा हुआ 20 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ें, स्थिति 0/20 मीटर कुल 150 किलोग्राम वजन उठाएं, स्थिति 0/150 लेस देन पूरा होने पर इनाम, जोड़ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, ग्रेटर दैन लेस देन विफल होने पर दंड, गुप्त। जब होस्ट कार्य पूरा करने में विफल होगा तब प्रकट होगा ग्रेटर दैन। दिन के लिए दूसरे और तीसरे कार्य को देखकर राघव की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 20 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना, 150 किलोग्राम वजन उठाना। ये बदतमीज चीज़ मुझे मारना चाहती है क्या? मैं 20 किलो भी नहीं उठा सकता तो पूरे 150 की तो बात ही छोड़ दो। राघव ने फिर से चिल्लाने वाला था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। मिक्स्ड ब्लड अपनी रैंक और ग्रेड की परवाह किए बिना एक औसत आदमी से ज़्यादा मजबूत होते थे। इसके बजाय राघव एक औसत 17 वर्षीय लड़के से कमज़ोर था। उसकी शारीरिक क्षमताएं बेहद कमज़ोर थीं, लेकिन एक चीज़ थी जो वह नहीं जानता था। सिस्टम से जुड़ने के बाद वह अब एक औसत पूर्ण विकसित आदमी जितना शक्तिशाली था। यही कारण था कि वह बिना आराम किए स्कूल तक दौड़ने में सक्षम था, हालांकि वह हाँफ रहा था। राघव ने गुस्से में सिस्टम इंटरफेस को बंद कर दिया, इसलिए उसने उस हिस्से पर ध्यान नहीं दिया जिसमें इनाम और दंड का जिक्र था। इस समय शिक्षक अपनी कक्षा खत्म कर रहे थे और एक और शिक्षक अंदर आते हुए दिखाई दे रही थीं।
यह एक महिला शिक्षक थी जिनके बाल भूरे रंग के थे और उन्होंने एक तंग हरे रंग का गाउन पहना हुआ था। उनके कंधों पर एक बिना बटन वाला भूरा लेदर जैकेट लटका हुआ था। मिस एमी, छात्र उत्साह से चिल्लाए। ये शिक्षक पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली मिक्स्ड ब्लड थीं। वह 1 किलो रैंक वाली मिक्स्ड ब्लड थी और उनकी ब्लड लाइन एक ग्रेड बी थी। जब तक किसी मिक्स्ड ब्लड की ब्लड लाइन डी से ऊपर ग्रेड की होती, उस व्यक्ति का सभी सम्मान करते थे। यहाँ तक कि जो पुरुष शिक्षक जा रहे थे, उन्होंने भी उनके सामने पहुंचने पर सम्मान में थोड़ा सिर झुकाया। उन्होंने वापस सिर हिलाया और कक्षा के सामने चली गईं। उन्हें देखकर राघव के चेहरे पर एक उत्साहित भाव था। बाकी शिक्षकों के विपरीत उन्होंने कभी राघव के प्रति घृणित रवैया नहीं दिखाया। असल में उन्होंने कभी कोई रवैया नहीं दिखाया। उनके चेहरे पर एक लापरवाह और अलग थलग भाव था। वह हमेशा अपने अध्यापन में पेशेवर थीं और कभी पक्षपात नहीं करती थीं। वह ब्लड लाइन चैनलिंग की शिक्षिका थीं। राघव उनकी प्रशंसा करता था क्योंकि उनका अध्यापन सबसे अच्छा और समझने में सबसे आसान था। भले ही वह दूसरों की तरह अपनी ब्लड लाइन को चैनल नहीं कर पाता था, फिर भी वह उनके अध्यापन को ठीक से समझता था। उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया और न ही उनके पुकारने का जवाब देने की परवाह की। वह सीधे दिन के अध्यापन पर चली गईं। मैं पिछले 3 हफ्तों से आपको अपनी ब्लड लाइन को तीसरे बिंदु तक चैनल करना सिखा रही हूं, उन्होंने बोलना शुरू किया। अगर आपने मेरे निर्देशानुसार किया है तो आपकी ब्लड लाइन तीसरे बिंदु से जुड़ गई होगी। उन्होंने छात्रों की ओर देखते हुए कहा, जब आप अपना नाम सुने तो ब्लड लाइन चैनलिंग के निरीक्षण के लिए बाहर आएं। जैसा कि उन्होंने यह उल्लेख किया, उनमें से अधिकांश के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। रिया रोटा, मिस एमी ने पुकारा। एक छोटी हरी बालों वाली छात्रा जिसने दूरबीन लगाई हुई थी, पहली पंक्ति से बाहर आई। वह सामने आए और मिस एमी के विपरीत खड़ी हो गई। अपनी बाँह फैलाओ, मिस एमी ने आदेश दिया और उसने अपनी दाहिनी बाँह फैलाकर अनुपालन किया। मिस एमी ने अपनी दाहिनी तर्जनी और अंगूठे से उसे पकड़ा। 1 सेकंड में उन्होंने अपनी पकड़ छोड़ दी। तीसरे बिंदु के माध्यम से सफलतापूर्वक चैनल किया गया है, मिस एमी ने थोड़ी संतोषजनक नज़र के साथ कहा जबकि लड़की खुशी से मुस्कुराई। ओह, ये हमारी रिया है। मुझे पता था कि वह इसे पार कर जाएगी। कुछ छात्रों, ज़्यादातर लड़कियों के मुंह से खुशी के जयकारे सुनाई दिए। तुम अपनी सीट पर वापस जा सकती हो, मिस एमी ने जोड़ा, जिसका लड़की ने पालन किया। गिला एंड्रू, मिस एमी ने अगले व्यक्ति को पुकारा, जो भी एक लड़की थी। परिणाम वही था। इस छात्रा ने भी तीसरे बिंदु तक ब्लड लाइन चैनलिंग पूरा कर लिया था। मिस एमी ने एक एक करके निरीक्षण के लिए उन्हें बुलाना जारी रखा। ये ब्लड लाइन चैनलिंग आपके शरीर के भीतर ब्लड लाइन को प्रसारित करने से संबंधित था, जहां से क्षमताएं आती थीं। मिक्स्ड ब्लड की ब्लड लाइन जन्म से हमेशा भरी हुई नहीं होती थी। उनके शरीर में केवल थोड़ी मात्रा होती थी। इस थोड़ी मात्रा के कारण वे अपनी ब्लड लाइन के साथ बड़े कारनामे नहीं कर पाते थे, भले ही उनके पास उच्च ग्रेड की ब्लड लाइन हो, जब तक कि वे मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए इसे चैनल नहीं करते। यहीं पर रैंकों का मुद्दा आता था। एक मिक्स्ड ब्लड के पास बी ग्रेड की ब्लड लाइन हो सकती है और वह रैंकों के कारण एफ ग्रेड की ब्लड लाइन वाले दूसरे मिक्स्ड ब्लड से हार सकता है। ब्लड लाइन को मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए जितना अधिक चैनल किया जाता है, उतना ही एक मिक्स्ड ब्लड रैंकों में बढ़ता है। पहला कदम आपके शरीर में ब्लड लाइन का पता लगाना और ब्लड को किसी भी हिस्से में नियंत्रित और स्थानांतरित करने का तरीका खोजना था। शरीर के भीतर 4 चैनल बिंदु थे। एक मिक्स्ड ब्लड सबसे कम रैंक जू लूप तक पहुंचने से पहले उनकी ब्लड लाइन को इन 4 बिंदुओं को एक साथ जोड़ने के लिए चैनल करने की आवश्यकता थी। एक बार जब ये पूरा हो जाता था तो वे आधिकारिक तौर पर एक जूलू रैंक मिक्स्ड ब्लड बन जाते थे। जब मिस एमी कक्षा 3C के ब्लड लाइन चैनलिंग का निरीक्षण कर रही थी, तब स्कूल के दूसरे हिस्से में एक और निरीक्षण चल रहा था। मिडिल स्कूल क्षेत्र मिक्स्ड ब्लड ट्रेनिंग ग्राउंड। मिक्स्ड ब्लड ट्रेनिंग ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में छात्रों का एक समूह देखा जा सकता था। यह एक स्टेडियम जैसा था जिसके चारों ओर दर्शकों की सीटें थीं। ये छात्र युवा दिख रहे थे, जिनकी उम्र 10 से 13 साल के बीच थी। वे दर्शकों की सीट पर बैठे थे क्योंकि एक युवा लड़का अपनी ब्लड लाइन क्षमताओं के साथ 3 रोबोटों पर हमला करते हुए देखा जा सकता था। महिला छात्राएं मंत्रमुग्ध आंखों से देख रही थीं, जबकि पुरुष छात्र ईर्ष्या से देख रहे थे क्योंकि लड़का 3 रोबोटों पर हावी हो रहा था और धीरे धीरे उन्हें पीछे धकेल रहा था। एक विशेष दर्शकों के कोने में 4 लोगों का एक समूह एक साथ बैठा हुआ था और प्रदर्शन देख रहा था। उनमें से 2 के मुंह खुले हुए थे जब वे देख रहे थे, जबकि अन्य 2 कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। एक नज़र में आप बता सकते थे कि वे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली प्रकार के थे। जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने थे और उनका व्यवहार बहुत कुछ कहता था, लेकिन वर्तमान में दोनों को अविश्वास के भाव थे। ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति ने बात की। वह एक गंजा आदमी था जिसकी भूरी दाढ़ी थी और वह दाईं ओर बैठा था। वे लेवल 3I हैं, जो एक जूलू रैंक वाले मिक्स्ड ब्लड के बराबर हैं। ये बच्चा उनके साथ लड़ाई भी नहीं कर सकता है, फिर भी वह जीत रहा है।
काले बालों वाले दूसरे आदमी ने कहा जबकि वह छात्र को 3 मानव जैसे मशीनों के साथ लड़ते हुए देख रहा था। इंस्पेक्टर डायलन, इंस्पेक्टर ब्लब, मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था कि यह बच्चा खास है, लेकिन आप मुझे मानते नहीं थे, जो आदमी बोला वह बाईं ओर बैठा था। उसने चश्मा और एक लंबा काला कोट पहना हुआ था जिसके भीतर एक नीली स्वेटशर्ट थी। वह 30 के दशक में लग रहा था। आह, प्रिंसिपल विल, आपने कैसे सोचा कि हम मानते कि एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से अधिक नहीं है, वह पहले से ही एक ज़ूलू रैंक मिक्स्ड ब्लड होगा? ये वही आदमी था जिसने पहले बात की थी, और वह एमबीओ से इंस्पेक्टर डायलन था। ये हमारा सबसे बेहतरीन मिडिल स्कूल का छात्र एंड्रिक ओस्लोव है। उसमें एक ग्रेड ब्लड लाइन जागृत हुई है जो उसे अपनी मर्जी से स्पेस को मोड़ने की शक्ति देती है। प्रिंसिपल विल ने समझाया, ये टेलीकिनेसिस, ग्रेविटी और कुछ हद तक स्थानिक क्षमताओं का मिश्रण है। और मैं ये भी नहीं भूल सकता कि 8 साल की उम्र से ही उसकी ब्लड लाइन पहले ही 4 बिंदुओं के माध्यम से प्रवाहित हो चुकी थी, जिससे वह मिश्रित रक्त के इतिहास में सबसे कम उम्र का ज़ूलू रैंक धारक बन गया। प्रिंसिपल विल ने आगे कहा, 2 निरीक्षक जो ह्यूमनॉइड एआई ड्रॉइड से लड़ रहे युवा लड़के को देख रहे थे, हैरान थे। उसी पल एंड्रिक 2 मीटर ऊपर उछला और उतरते हुए अपना हाथ नीचे की ओर किया। इस प्रक्रिया में उसके घुंघराले काले बाल ऊपर की ओर लहराए। एक अजीब सी शक्ति ने उसके सामने आ रहे ड्रॉइड को अचानक नीचे की ओर धकेल दिया। धड़ाम! इस बल के कारण वह ड्रॉइड घुटनों के बल गिर गया, लेकिन इससे पहले कि लड़का उसे खत्म करने के लिए फिर से हमला कर पाता, 2 अन्य समान दिखने वाले रोबोट दोनों तरफ से उस पर आ गए। उनकी भुजाएं, जो अब बंदूकों की तरह थीं, उन्होंने एंड्रिक की ओर एक लेजर जैसी किरण दागी, जिससे वह पीछे की ओर कूदकर उन किरणों से बच गया। मैंने सुना है कि वह अपनी इच्छा शक्ति को 2 किलोमीटर तक भेज सकता है, और वह अपने दिमाग से 800 किलोग्राम तक का वजन भी उठा सकता है। क्या ये सच है? इंस्पेक्टर ब्लब ने उत्साहित होकर देखते हुए सवाल किया। इससे भी बेहतर, बस देखो वह उन तीनों को कैसे हराएगा। प्रिंसिपल विल को उनकी प्रतिक्रिया का आनंद आ रहा था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि वे एंड्रिक को लेवल 3 एआईएस को हराते हुए देखने से चूक जाएं। अभी भी कुछ ऐसा है जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया। प्रिंसिपल विल के इस बयान ने उन्हें फिर से उत्सुक कर दिया। वे पहले से ही जो देख रहे थे उससे संतुष्ट थे, फिर भी प्रिंसिपल विल का दावा था कि लड़का उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अद्भुत था। मिडिल स्कूल का छात्र, जो 3 रोबोटों से लड़ रहा था, हवा में 2 बार बैकफ्लिप किया और इस प्रक्रिया में कुछ प्रोजेक्टाइल से बच गया। कुछ फीट दूर उतरने के बाद वह कुछ सेंटीमीटर पीछे खिसक गया। तीनों ड्रॉइड्स फिर से उसकी ओर दौड़े। बीच वाले ने बिजली से भरा एक जाल फेंका। जवाब में एंड्रिक ने अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया। एक अजीब सी शक्ति ने जाल को पीछे धकेल दिया और वह उसी रोबोट पर जा गिरा जिसने उसे फेंका था। ड्रॉइड अपने ही जाल में फंस गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बाकी बचे 2 ड्रॉइड्स एंड्रिक के पास आ गए। उनके हाथ 2 फीट नीले चमकते हुए ब्लेड में बदल गए। उन्होंने उस पर वार किया। एंड्रिक ने अपना दाहिना हाथ बाईं ओर हिलाया। उसके इस काम से बाईं ओर का आई थोड़ा दाईं ओर खिसक गया, जिससे वह दाईं ओर वाले के ब्लेड से टकरा गया। स्क्रीव! हाथ और ब्लेड आपस में टकराए। दाईं ओर के ड्रॉइड का ब्लेड बाईं ओर के ड्रॉइड की भुजा में 7 इंच गहरा कट गया। ड्रॉइड ने अपने साथी की भुजा से अपना ब्लेड बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल साबित हो रहा था। जब वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे तो लड़के ने अपनी दाहिनी उंगली अपने माथे पर रखी और ड्रॉइड्स को घूरने लगा। संरचना विश्लेषण। उसकी इच्छा शक्ति ने ड्रॉइड्स के शरीर को सिर से पैर तक स्कैन किया और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी जा सकती थी। मिल गया। जैसे ही ये शब्द निकले, उसने अपने दोनों हाथ मुट्ठी बांधने की मुद्रा में फैलाए। इस समय ड्रॉइड्स खुद को छुड़ा चुके थे और उसकी ओर बढ़ रहे थे। हालांकि जैसे ही एंड्रिक ने अपनी मुट्ठी भींची, ड्रॉइड्स को अपने अंदर कुछ रेंगने का एक ऐसा एहसास हुआ जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। एंड्रिक ने अचानक अपनी भींची हुई मुट्ठी को जोर से पीछे खींचा। रिप रिप! ड्रॉइड्स की छातियां अंदर से फट गईं और एक गोलाकार वस्तु बाहर निकल आई। प्लॉप प्लॉप! दोनों ड्रॉइड्स गिर पड़े। उनकी नीली चमकती हुई आंखें इस प्रक्रिया में धुंधली हो गईं। दोनों वस्तुएं एंड्रिक के दाहिने हाथ पर गिरीं। करीब से देखने पर यह एक नीली चमकती हुई बच्चे की हथेली के आकार की वस्तु थी। एंड्रिक उससे निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। पू पू! अचानक 2 किरणें सामने से एंड्रिक की ओर दागी गईं। स्वर्ग! हालांकि यह तीसरे ड्रॉइड का एक चुपके से किया गया हमला था, एंड्रिक पहले ही उसे भांप चुका था और समय पर बच गया। तीसरा ड्रॉइड जाल को फाड़कर उसकी ओर बढ़ रहा था। एंड्रिक ने अपना हाथ आने वाले ड्रॉइड की दिशा में बढ़ाया, जैसे कि वह कुछ पकड़ रहा हो। वैसे ही उसने अपनी मुट्ठी भींची और हाथ पीछे खींच लिया। रिप! वही स्थिति फिर से दोहराई गई। ड्रॉइड की छाती का बीच का हिस्सा अंदर से फट गया और पहले जैसी ही छोटी नीली वस्तु बाहर निकलकर एंड्रिक के हाथ में आ गिरी। ड्रॉइड की आंखों की रोशनी धुंधली हो गई और वह भी जमीन पर गिर गया। चीयर चीयर चीयर! दर्शकों की सीटों पर बैठे छात्र जोर जोर से जयकार करने लगे। अधिकांश लड़कियां एंड्रिक का नाम प्रशंसा के साथ पुकार रही थीं। उसने अपने बाएं हाथ को अपने सिर पर रखकर और अपने बालों को एक स्टाइलिश अंदाज में पीछे करके प्रतिक्रिया दी।
वह उत्तर पश्चिमी कोने की ओर चलने लगा, जबकि तीनों वस्तुएं उसकी हथेली के ऊपर तैर रही थीं। उसने ये कैसे किया? उसकी इच्छा शक्ति ने ड्रॉइड्स के अंदर से उनके कोर को खींच लिया। इंस्पेक्टर डायलन ने अविश्वासी होकर सवाल किया, क्या उसकी टेलीकिनेसिस ठोस वस्तुओं से गुजर सकती है? इंस्पेक्टर ब्लब ने भी अविश्वास से देखा जब उसने एंड्रिक को ऊपर से उनकी ओर चलते हुए देखा। ही याद है जब मैंने कहा था कि उसकी टेलीकिनेटिक क्षमता में एक स्थानिक प्रभाव भी है? मेरा यही मतलब था, प्रिंसिपल विल ने खुशी से कहा। एंड्रिक ट्रेनिंग ग्राउंड के आखिर में पहुंचा और ऊपर की ओर देखा, जहां वे चारों बैठे थे। मुझे लगता है कि यह आपका है। एंड्रिक ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। ड्रॉइड्स का कोर ऊपर की ओर उन चारों की ओर तैरने लगा। क्लास 3C हाई स्कूल क्षेत्र। मिस एमी ने अभी अभी क्लास में दूसरे से आखिरी छात्र को चेक करना खत्म किया था, जो एक पुरुष था और जिसकी कदकाठी मजबूत थी। आश्चर्यजनक रूप से वह अपनी ब्लड लाइन को तीसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में विफल रहा और क्लास द्वारा उसकी हुटिंग की जा रही थी। उसकी एक डी ग्रेड ब्लड लाइन थी, फिर भी क्लास ने उसे नहीं बख्शा। टॉम बोआ बेकार है। कितना बेकार है? वह तीसरे बिंदु तक भी नहीं पहुंच सका। मैं इस लूजर से रिश्ता तोड़ रही हूं। वह अपमान के बीच दबे पांव अपनी सीट पर वापस चला गया। उसने बीच की पंक्ति में बैठी एक लड़की को यह कहते हुए सुना कि वह उससे रिश्ता तोड़ने वाली थी, जिससे उसका दिल टूट गया। उसका शारीरिक रूप और वर्तमान व्यवहार एक दूसरे के विपरीत थे। वह मजबूत दिखता था, लेकिन अपमान ने उसे शर्म से सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। शांत, मिस एमी ने अधिकार के साथ कहा। उन्हें बोलते हुए सुनकर क्लास शांत हो गई। सूची में आखिरी व्यक्ति, उन्होंने बोलना जारी रखा, राघव ओस्लोव। उसने पीछे के कोने में देखा जहां एक दुबला पतला, गोरे बालों वाला किशोर लड़का बैठा हुआ था। बातें बातें बातें। जब उसका नाम लिया गया तो क्लास में और भी शोर हो गया। मैं राघव को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी भी जांच होगी, क्योंकि बाकी लोगों के विपरीत उसके पास कोई सही ब्लड लाइन नहीं थी। उसकी बेकार ब्लड लाइन पहले बिंदु से भी जुड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह बाकी लोगों की तरह उसे प्रवाहित नहीं कर सकता था। क्या तुम इस क्लास का हिस्सा नहीं हो? मिस एमी ने सीधे चेहरे से सवाल किया। जी, राघव जवाब दे पाता, इससे पहले पहली पंक्ति में बैठे एक छात्र ने खड़े होकर बीच में टोकते हुए कहा, मिस एमी, इस कचरे की जांच करना समय की बर्बादी होगी। उसने चिल्लाया, हाँ, ये समय की बर्बादी होगी। मिस एमी को आज के लिए अगली चीज पर आगे बढ़ना चाहिए। उसकी ब्लड लाइन को F ग्रेड से भी नीचे माना जाता है। मिस एमी, ऐसे कचरे पर अपना समय बर्बाद न करें जिसका कोई भविष्य नहीं है। वह अपनी ब्लड लाइन को पहले बिंदु से आगे भी प्रवाहित नहीं कर सकता है। बाकी छात्रों ने पहले बोलने वाले छात्र से सहमति जताई और राघव को तरह तरह के नाम से पुकारा। राघव इस तरह के माहौल का आदी था, लेकिन फिर भी उसने मन ही मनाह भरी। चुप रहो, मिस एमी ने थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में चिल्लाया। मुझे मत बताओ कि मुझे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अपनी हद में रहो, मिस एमी ने कहा। छात्र तुरंत शांत हो गए। वे जानते थे कि अगर मिस एमी को गुस्सा आ गया तो वह कैसी हो सकती हैं। वह टर्म की शुरुआत से मिले उनके सभी अंक काट सकती थी, जिसका उनकी ग्रेजुएशन पर असर पड़ता। चूंकि उनमें से अधिकांश ने एक मिक्स्ड ब्लड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने की योजना बनाई थी, इसलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था। राघव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मिस एमी ने फिर से पुकारा, जब उन्होंने देखा कि राघव सिर्फ एक बेवकूफ़ की तरह बैठा हुआ था। राघव दूसरी बार उनके पुकारने पर तुरंत खड़ा हो गया और क्लास के सामने की ओर चलने लगा। उसके सहपाठी उसे अजीब तरह से घूर रहे थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि मिस एमी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा था। राघव सामने आया और मिस एमी के सामने खड़ा हो गया। उसने उन्हें दबे पांव देखा, लेकिन उनकी नज़र उदासीनता भरी थी क्योंकि उन्होंने कहा, मूर्ख की तरह व्यवहार करना बंद करो और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मिस एमी ने कहा, ओह, माफ़ी। राघव को एहसास हुआ कि यहाँ आने पर उसे यही करना था। उसने अपना दाहिना हाथ मिस एमी की ओर बढ़ाया। बाकी लोगों की तरह उसने भी अपनी तर्जनी और अंगूठा उसकी कलाई पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी बांह से मिली, राघव की दृष्टि में नोटिफिकेशन दिखाई दिए। मेजबान का मिक्स्ड ब्लड से संपर्क हुआ है। मिक्स्ड ब्लड ने मेजबान की रक्तधारा में ब्लड लाइन ऊर्जा भेजी है। राघव की आंखें संदेश पर टिक गईं, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह से पढ़ पाता, उसकी दृष्टि में और नोटिफिकेशन दिखाई दिए। ब्लड लाइन हासिल करने के लिए आवश्यकता पूरी हो गई है। मेजबान की निर्माण ब्लड लाइन के साथ अनुकूलता का विश्लेषण किया जा रहा है। 0% 100%। विश्लेषण पूरा हुआ 75% 100%। कई नोटिफिकेशन से राघव के सिर में दर्द हो रहा था और वह लगभग गिर ही गया था। फिर भी मिस एमी की पकड़ उसकी कलाई पर कस गई थी। बाकी लोगों के विपरीत, जहां उन्हें उनकी ब्लड लाइन प्रवाहित करने की जांच करने में केवल 1 सेकंड लगता था, वे उसकी जांच करने में अधिक समय ले रही थीं। मेजबान की निर्माण ब्लड लाइन के साथ अनुकूलता 75% है। क्या मेजबान इस ब्लड लाइन को चुराना चाहता है? हाँ, नहीं।
राघव की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आखिरी नोटिफिकेशन पढ़ा। मिस एमी की ब्लडलाइन चुराऊं। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आखिरी नोटिफिकेशन पढ़ा। चोरी, मिस एमी का ब्लडलाइन। उसका दिमाग उथल पुथल में था क्योंकि वह सोच रहा था, हाँ, मेरा मतलब नहीं है, राघव ने घबराकर जवाब दिया। होस्ट ने इस ब्लडलाइन को चुराने का फैसला किया है। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन अब शुरू होगा। क्या मैंने मना किया था? ये याद करते हुए कि पहले उनका ब्लडलाइन कितना शक्तिशाली था, राघव ने अनजाने में हाँ कह दिया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मिस एमी ने दूसरों की तरह उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो उसने तुरंत अपना विचार बदल लिया। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? राघव मन ही मन चिल्लाया। तभी एक और नोटिफिकेशन आया। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया 0% 100%। राघव ने तुरंत इस स्थिति को सुधारने के बारे में सोचा। उसे याद आया कि मिस एमी इस समय उसकी बांह पकड़े हुए थी और उसने अपनी बांह पीछे खींचने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि ब्लडलाइन को निकालने के लिए शारीरिक संपर्क आवश्यक था। दुर्भाग्य से उसने कितनी भी कोशिश की, मिस एमी की उसकी बांह पर पकड़ उतनी ही मजबूत थी जितनी उसने सोची थी। वह राघव की हथेली को पकड़े हुए एक तरह से स्तब्ध थी और उसकी बाहें समय समय पर फड़क रही थीं। हे भगवान, अगर वह मुझे नहीं छोड़ती है तो वह अपना ब्लडलाइन खो देगी। राघव अभी भी अपनी बांह को उसकी पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने कुछ नोटिस किया। परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। राघव ने परसेंटेज बार को घूर कर देखा। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया 0% 100%। मिस एमी को अपनी 2 उंगलियों से उसे पकड़े हुए कुछ ही सेकंड हुए थे, फिर भी यह अभी भी 0% पर था। ये नोटिस करने के 1 सेकंड बाद उसकी नज़र में एक और नोटिफिकेशन आया जिसने पहले वाले की जगह ले ली। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन विफल हो गया है। यह विफल क्यों हो गया? राघव ने अपने मन में सोचा। ये भूल गया कि वह कुछ सेकंड पहले ही एक्सट्रैक्शन का विरोध कर रहा था। मिस एमी क्या कर रही हैं? वह उस कचरे को देखने में इतना समय क्यों लगा रही हैं? छात्रों के आपस में बात करने से मिस एमी अपने ध्यान से बाहर आईं। उन्होंने तुरंत राघव को छोड़ दिया और उसकी आंखों में इस तरह से घूर कर देखा जैसे वह कुछ खोज रही हो। राघव ने भी उन्हें घूर कर देखा। उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर से चिल्ला रहा था, हे भगवान, मैं मर गया। उसे ज़रूर पता चल गया होगा। उसे ज़रूर पता चल गया होगा कि मैंने उसका ब्लडलाइन चुराने की कोशिश की। इस बदकिस्मत सिस्टम ने आखिरकार मुझे मौत के जबड़े में ला दिया है। मुझे पता था कि मेरा जीवन केवल इसलिए लंबा हुआ था ताकि मैं बाद में मर सकूं। मिस एमी मुझे मार डालेगी। उसके उथल पुथल भरे विचारों के बीच मिस एमी के सवाल ने उसे वापस वास्तविकता में ला दिया। उसने उनका सवाल ठीक से नहीं सुना था, इसलिए उसकी यह प्रतिक्रिया थी। मैंने कहा, तुमने अपनी ब्लडलाइन ऊर्जा को तीसरे बिंदु के माध्यम से कैसे संचालित किया? मिस एमी ने अपना सवाल दोहराया। राघव अचानक और अप्रत्याशित सवाल से चौंक गया। क्लास भी यह सवाल अभी अभी सुन रही थी, क्योंकि उन्होंने भी राघव की तरह ही प्रतिक्रिया दी। क्या तीसरा बिंदु? मैं? राघव ने हैरान होकर पूछा। मिस एमी जरूर गलतफहमी में हैं। ये कचरा अपनी ब्लडलाइन को तीसरे बिंदु तक कैसे पहुंचा सकता है? यह असंभव है। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मन ही मन उनसे सहमत था, यह मानते हुए कि मिस एमी जरूर गलतफहमी में थीं। मिस एमी ने छात्रों को एक डरावनी नज़र से घूर कर देखा। ओह, तो मैं गलतफहमी में हूँ। वह राघव की ओर मुड़ी। क्या तुम्हारे ब्लडलाइन से कोई नई क्षमता मिली है जिसे तुम पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? मिस एमी ने सवाल किया। नई क्षमता? राघव का दिमाग तुरंत उस समय पर गया जब वह कौशल और क्षमता पैनल की जांच कर रहा था। क्या ये गिना जाएगा? राघव ने पूछा, क्योंकि उसकी त्वचा अचानक उसके चेहरे से लेकर उसके शरीर के हर उस हिस्से तक झुर्रियों वाली हो गई जो दिख रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा का रंग गहरा हो गया था। हैरानी। राघव की त्वचा का रंग बदलते देख छात्र चौंक गए। क्या उसकी ब्लडलाइन उसे केवल अपने बालों का रंग बदलने की क्षमता नहीं देती? ये उनके दिमाग में चल रहे विचार थे। राघव ने अपनी ऊर्जा को तीसरे बिंदु तक पहुंचाकर निरीक्षण पास कर लिया है। अगली बार जब तुम दावा करोगे कि मैं गलतफहमी में हूं, तो मैं तुम्हें वह तमीज़ सिखाऊंगी जो तुम अपने माता पिता से नहीं सीख पाए। मिस एमी ने छात्रों को घूर कर देखा और चेतावनी के एक मजबूत लहजे में कहा। जो छात्र पहले बोल रहे थे, उनके चेहरे ये सुनकर पीले पड़ गए थे। अब तुम अपनी सीट पर वापस जा सकते हो, मिस एमी ने अपने सामान्य गंभीर चेहरे के साथ कहा। राघव ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस जाने लगा। उसके सहपाठियों के चेहरे पर अभी भी सदमे और संदेह के भाव थे। भले ही वह अपनी ब्लडलाइन को तीसरे बिंदु तक पहुंचा पाने में सक्षम हो, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वह कचरा है। ये अधिकांश के दिमाग में विचार थे, क्योंकि उन्होंने राघव को अपनी सीट की ओर वापस जाते हुए घूर कर देखा। राघव भी दूसरों की तरह ही चौंक गया था। वह सोच विचार के साथ अपनी सीट पर वापस बैठ गया। मेरी ब्लडलाइन पहले से ही तीसरे बिंदु के माध्यम से संचालित हो चुकी है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एक एहसास हुआ, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे मिली यह शक्ति वास्तविक है?
जब वह इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसे याद आया कि उसने अभी अभी उन क्षमताओं में से एक का उपयोग किया था जिसे वह पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता था, त्वचा का रंग बदलना। ये सचमुच जोड़ा गया था। राघव का चेहरा अचानक उत्साह में चमक उठा। इसका मतलब है कि सब कुछ वास्तविक है। मैं पागल नहीं हूं और मैं ब्लडलाइन चुरा सकता हूं। अगर किसी ने एहसास के उस क्षण राघव का चेहरा देखा होता तो वे सोचते कि वह पागल हो गया है, क्योंकि उसका चेहरा एक पागल वैज्ञानिक से अलग नहीं था। अचानक उसे कुछ याद आया, यह मिस एमी को क्यों नहीं चुरा सका। अब मुझे याद आया। राघव ने सिस्टम इंटरफेस खोला और तुरंत कौशल और क्षमता पैनल को खोलने के लिए कहा। उसकी नज़र ब्लडलाइन अधिग्रहण की ओर चली गई। ब्लडलाइन अधिग्रहण स्तर 1। ब्लडलाइन चुराने और होस्ट के साथ उन्हें जोड़ने की क्षमता, यदि सही आवश्यकताएं पूरी हों। DF रैंक। मुझे पता था, राघव ने नीचे की जानकारी पढ़कर मन ही मन कहा। मैं केवल DF रैंक के ब्लडलाइन चुरा सकता हूं। अभी के लिए राघव की आंखें कौशल के स्तर पर वापस चली गईं। चूंकि इसमें स्तर 1 लिखा है तो स्तरों को बढ़ाने से मुझे निश्चित रूप से उच्च रैंक वाले ब्लडलाइन चुराने की अनुमति मिलेगी। ये सब देखकर राघव लगभग उत्साह में चिल्ला पड़ा। अब जब मैंने पुष्टि कर ली है कि यह वास्तविक है। राघव ने अपनी आंखों को सिकोड़ा क्योंकि उसकी नज़र ठंडी हो गई थी और उसने अपने सहपाठियों को घूर कर देखा। तुम सभी ने मुझे जितने भी वर्षों तक पीड़ित किया है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं क्षतिपूर्ति वसूल करूं। तारांकन मिस एमी ने एक और विषय पढ़ाना शुरू कर दिया था। पढ़ाते समय उन्होंने चुपके से राघव पर एक नज़र डाली। वह बच्चा, उसमें कुछ अजीब है। जब से वह क्लास में आई तब से वह उसमें कुछ अलग महसूस कर सकती थी। उन्होंने इस वजह से उसकी ब्लडलाइन को चैनल करने का निरीक्षण करने में अधिक समय लिया। वह ये देखकर भी हैरान थी कि वह तीसरे बिंदु तक पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने ये भी देखा कि उसकी ब्लडलाइन चौथे बिंदु तक पहुंचने के करीब थी। उसकी ब्लडलाइन उतनी बेकार नहीं हो सकती जितनी सभी ने सोची थी, उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्हें उसके त्वचा के रंग बदलने का याद आया। तारांकन स्कूल की छुट्टी के बाद राघव ने हमेशा की तरह स्कूल छोड़ दिया। वह हमेशा की तरह घर वापस चला गया। उसका दिमाग दिन भर हुई हर चीज़ पर वापस चला गया। अगले 6 महीनों में MBO प्रवेश परीक्षा होगी, उसने सोचा तो उसके चेहरे पर थोड़ा तनाव था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आशा की एक झलक देखी जा सकती थी। मैं सोच रहा हूं कि तब तक मैं इस शक्ति के साथ कहां तक पहुंच गया होता। यदि आप परीक्षा में भाग लेने में रुचि रखते हैं तो संग्रह फॉर्म में अपना नाम भरें। याद रखें, यदि आप तब तक जुलू रैंक के मिक्स्ड ब्लड नहीं हैं तो आप भाग नहीं ले सकते हैं। परीक्षा की सटीक तारीख और स्थान आपको सूचित किया जाएगा। राघव को MBO से आए निरीक्षक याद आए। क्लास 3 का उनके द्वारा परीक्षण किया गया था और उम्मीद के मुताबिक राघव परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन ये परीक्षा केवल अधिक प्रतिभाशाली लोगों के लिए थी जिन्हें MBO प्रशिक्षण शिविर में सीधा प्रवेश दिया जाएगा। लगभग उसके सभी सहपाठियों ने MBO में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन केवल कुछ ही को परीक्षा से छूट दी गई थी। असली परीक्षा अब से 6 महीने बाद होने वाली थी, जो कि उसके हाई स्कूल से स्नातक होने के समय के भी करीब था। राघव को अपने सहपाठियों के चेहरे पर चौंका हुआ भाव याद आया जब उसने भी फॉर्म भरा था। वह अगले 6 महीनों में अपने परिणामों से उन्हें निराश करने के लिए तैयार था। राघव को फिर से कुछ याद आया, चूंकि यह वास्तविक है जब वह घर पहुंचा तो पूरा घर खाली था। उन दैनिक कार्यों को करना होगा। एंड्रिक को उसकी मां स्कूल की छुट्टी के बाद ले जाती और घर छोड़ देती थी। राघव हमेशा स्कूल से पैदल चलकर घर आने के बाद उससे मिलता था। राघव ने ज्यादा नहीं सोचा, वह सीधे अपने कमरे में गया और अपने टब के किनारे बैठ गया। आम लोगों के विपरीत राघव के माता पिता को लगता था कि राघव बिस्तर के लायक नहीं है, इसलिए कबाड़खाने से एक बाथटब उसके कमरे में रख दिया गया था। वह लगभग 10 साल से इस बाथटब में सो रहा था। वह अभी भी इसमें कैसे समा पाता था, इसका कारण कुपोषण की वजह से उसका छोटा शरीर था। वह अपने छोटे भाई से बस थोड़ा ही लंबा था। राघव ने फिर से सिस्टम इंटरफेस खोला और तुरंत क्वेस्ट पैनल खोलने के लिए कहा। क्वेस्ट्स, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, डेली, उसने कहा, जिससे पैनल फिर से बदल गया। क्वेस्ट्स, डेली, आज का कार्य 1/3 किलोमीटर दौड़ें, स्थिति, पूरा हुआ। 0.20 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ें, स्थिति, 9/20 मीटर। कुल 150 किलोग्राम वजन उठाएं, स्थिति, 0/150। लेस देन पूरा करने पर इनाम, जोड़ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, ग्रेटर दैन। लेस दैन असफल होने पर सजा, गुप्त। मेजबान के कार्य पूरा करने में विफल होने पर खुलासा होगा, ग्रेटर दैन। इस बार राघव ने इसे ऊपर से नीचे तक ठीक से पढ़ा। कार्य पूरा करने पर मुझे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल उन खेलों की तरह मुझे इसे उस एट्रीब्यूट में जोड़ना चाहिए जिसे मैं सुधारना चाहता हूं। राघव ने विश्लेषण किया, सजा भी है। रुको, गुप्त, ये पूरी सिस्टम शक्ति इतनी रहस्यमयी क्यों है? राघव ने सोचा, लेकिन ये जानते हुए कि उसे अभी कोई जवाब नहीं मिलेगा, उसने इसे अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया।
ये कहता है कि मैं पहले ही 9 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुका हूँ। राघव 20 मीटर चढ़ाई वाले कार्य की स्थिति देखकर हैरान था। कुछ देर सोचने के बाद वह समझ गया कि यह उन सीढ़ियों की वजह से हुआ होगा जो वह हमेशा सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए चढ़ता था, जहां क्लास 3C स्थित थी। आमतौर पर ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट थी। इसके बावजूद राघव हमेशा स्कूल आने पर दूसरे मिश्रित रक्त वाले लोगों से बचना पसंद करता था, इसलिए वह सीढ़ियों का इस्तेमाल करता था। एक बार तो उसे लिफ्ट के अंदर पीटा भी गया था। वह दूसरों के साथ संपर्क न बनाना पसंद करता था। उसकी शुरुआती योजना शहर के किनारे पर स्थित पहाड़ पर जाने और फिर से चढ़ाई शुरू करने की थी, भले ही उसे याद था कि यह खतरनाक होगा क्योंकि उसकी अज्ञात आदमी से मुठभेड़ हुई थी। वह फिर भी जोखिम उठाने को तैयार था, लेकिन अब जब वह जानता था तो उसे कार्य पूरा करने के लिए बस कुछ सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत थी। शहर के किनारे तक जाना अब जरूरी नहीं था। राघव को नहीं पता था कि जब उसने पहाड़ वाले इलाके में न जाने का फैसला किया तो उसने सही निर्णय लिया था। अगर उसने जाने का फैसला किया होता तो उसकी मुलाकात एक ऐसी ताकत से होती जिसे वह संभाल नहीं सकता था। चूंकि वह जानता था कि चढ़ाई की समस्या को कैसे हल करना है, अगला काम 150 किलोग्राम तक वजन उठाना था। राघव के माथे पर पसीना आ गया जब उसने इस स्थिति को कैसे संभालना है, इस पर विचार किया। रुको, चूंकि सिस्टम गिनता है और मुझे बताता है कि कितना काम हो गया है, इसका मतलब है कि यह एक बार में नहीं करना है। मुझे एक बार में 150 किलोग्राम नहीं उठाना है। राघव को आखिरकार यह एहसास हुआ। इसका मतलब है कि मैं 1 किलोग्राम वजनी कोई भी चीज़ उठा सकता हूँ, और इसे पूरा करने के लिए मुझे इसे 150 बार करना होगा। राघव ये सोचकर मुस्कुराया और लिविंग रूम की ओर भागा। चूंकि कोई भी आसपास नहीं था, वह बाहर आने के लिए पर्याप्त साहसी था। उसने लिविंग रूम के चारों ओर देखा। ये सब उसे विदेशी लग रहा था क्योंकि वह मुश्किल से ही बाहर आता था। उसे याद भी नहीं था कि वह पिछली बार सोफे पर कब बैठा था। सोफा। तुरंत उसका मन सोफे की ओर गया। वह उसकी ओर चला। सोफे को लिविंग रूम के बीच में एल आकार में रखा गया था। एक 2 सीटर और एक 3 सीटर। राघव 2 सीट वाले सोफे के सामने खड़ा हो गया। वह जानता था कि एक सामान्य 2 सीट वाले सोफे का वजन लगभग 40 किलोग्राम होता है, जो उसकी उठाने की शक्ति से अधिक था, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे। इसलिए उसे विश्वास था कि सोफे का वजन कम होगा क्योंकि वे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री नहीं खरीद सकते थे। साथ ही सोफे को एक दूसरे से अलग किया जा सकता था। उसने उन्हें अलग करने की योजना बनाई ताकि वह एक को कई बार उठा सके। राघव ने जल्दी से ऐसा किया और सोफे में से एक को उठाया। हफ। राघव ने पहली बार इसे उठाते हुए आह भरी। उसने डेली टास्क को खुला रखा ताकि वह प्रगति देख सके। कुल 150 किलोग्राम वजन उठाएं। स्थिति 16/150। राघव प्रगति देखकर मुस्कुराया। उसने सोफे को नीचे रखा और फिर से ऊपर उठाया। हफ 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 हफ। उसने कुल 10 बार इसे नीचे रखा और उठाया और फिर रुक गया। जब तक वह काम खत्म कर चुका था, वह जोर जोर से हाँफ रहा था। वह फर्श पर लेट गया और मुस्कुराया जब उसने उस सूचना को देखा जो पॉपअप हुई थी। डेली टास्क पूरा हुआ। 2/3 कुल 150 किलोग्राम वजन उठाएं। कुछ देर तक जोर जोर से सांस लेने और छोड़ने के बाद उसने जल्दी से सोफे को वापस जोड़ दिया और उन्हें सही जगह पर रख दिया। वह पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था कि वह वहां था। राघव ये जानते हुए कि आगे क्या करना है, अपने कमरे में वापस गया और अपनी स्कूल की वर्दी उतारी, उन्हें अपने टब के पीछे छोटी अलमारी में रख दिया। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर केवल एक ही कपड़ा दिखाई दे रहा था। यह एक नीले रंग का तंग फिटेड जंपसूट था। रंग थोड़ा फीका था, लेकिन यही राघव का इस समय एकमात्र कपड़ा था। जंपसूट में एक हुडी थी और अपने नाम जंपसूट की तरह ये वास्तव में एक जंपर था। इसका पजामा वाला हिस्सा उसके घुटनों से बस कुछ इंच ही नीचे था। राघव ने जल्दी से हुड पहना और घर से बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद राघव चेहरे पर मुस्कान के साथ घर की ओर वापस जॉगिंग कर रहा था। उसने आसपास के लोगों की घूरती आंखों पर भी ध्यान नहीं दिया, जो उसे देखकर दया के साथ देख रहे थे, ये सोचकर कि वह एक भिखारी था। इस समय लगभग शाम 7 बज चुके थे। आसमान पूरी तरह से काला होने के करीब था, लेकिन सड़कें हमेशा की तरह चमकदार थीं। जैसे जैसे आसमान और गहरा होता गया, ऊंची इमारतें चमकती गईं। जब आसमान पूरी तरह से काला हो गया तो हवा में तैरते हुए लाइट बल्ब जल उठे। ये लाइट बल्ब सड़कों के पार दोनों तरफ हवा में स्थित थे। वे दिन में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन वे हमेशा वहां होते थे। राघव अपनी गति में रुका और सुंदर दृश्य को घूरने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि ये देखने लायक एक अद्भुत दृश्य था। खासकर एक चीज ने राघव का ध्यान दूर से खींचा। यह एक ऊंची, चमकदार रोशनी वाली इमारत थी। यह इतनी ऊंची थी कि इसका सिरा ऊपर आसमान में घुस गया था। यह शहर की सबसे ऊंची इमारत थी और यह शहर के दिल में स्थित थी। इमारत की सतह पर चमकते हुए नीले अक्षर विशेष रूप से आकर्षक थे। इसने एक अनोखा एहसास दिया।
MBO। राघव ने इसे घूर कर देखा और मुस्कुराया। मैं उन लोगों में से एक होने का इंतजार नहीं कर सकता जिन्हें उस इमारत में प्रवेश मिलेगा। ये कहने के बाद राघव मुड़ा और फिर से सीधे घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वह घर पहुंच गया और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ और भाई अभी तक पहुंचे हैं या नहीं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे वह सूचना याद आई जो उसे एक 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियों पर बार बार चढ़ने के तुरंत बाद मिली थी। डेली टास्क पूरा हुआ 3/3। मेज़बान को जोड़ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। मेज़बान को 50 XP मिले हैं। उस इलाके के लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मंदबुद्धि हो, लेकिन केवल वही समझता था कि वह उस समय क्या कर रहा था। राघव जल्दी से टब पर बैठ गया और सिस्टम इंटरफेस खोला। उसने एट्रीब्यूट्स पैनल की जांच करने में समय बर्बाद नहीं किया। होस्ट एट्रीब्यूट्स। नाम राघव ओस्लो। लेवल 1। क्लास XP 5010। HP 10110। एनर्जी 10/30। एट्रीब्यूट स्टैट्स। ताकत 1, समझ 1, फुर्ती नल, गति 1, बहादुरी नल, बुद्धि 4, आकर्षण नल, एट्रीब्यूट पॉइंट 5। ओह, ये सच में जुड़ गया। राघव ने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को घूरते हुए उत्साहित होकर कहा। अब मैं इन पॉइंट्स को कैसे बांटूं? राघव ने विचारमग्न होकर थोड़ी पकड़कर मन में सवाल किया। जो भी एट्रीब्यूट मैं बढ़ाना चाहता हूं, उसमें 5 एट्रीब्यूट पॉइंट जोड़ने में सक्षम होना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे एट्रीब्यूट को देखकर 5 पर्याप्त नहीं है। राघव ने ध्यान से एट्रीब्यूट पैनल को देखा। एट्रीब्यूट स्टैट्स। ताकत 1, समझ 1, चपलता नल, गति 1, बहादुरी नल, बुद्धि 4, आकर्षण नल, एट्रीब्यूट पॉइंट 5। सब कुछ एक ही श्रेणी में रखना ही एकमात्र तरीका है जिससे एक बड़ा अंतर आ सके, लेकिन साथ ही बाकी सब कुछ पीछे रह जाएगा। राघव को फैसला लेने में मुश्किल हो रही थी। कुछ मिनट और सोचने के बाद वह एक निर्णय पर पहुंचा। बराबर बांटना एक बेहतर विकल्प होगा, राघव ने फैसला किया। एक स्टैट का दूसरे से बहुत ऊपर होना, जैसे ताकत और चपलता, एक बुरा प्रभाव डालेगा। कल्पना करो कि तुम्हारे पास ताकत है लेकिन तुम धीमे हो, ताकत का ठीक से उपयोग कैसे होगा? ये राघव की विचार प्रक्रिया थी जब वह बराबर बांटने के निष्कर्ष पर पहुंचा। अब ताकत में 1 पॉइंट जोड़ते हैं, राघव ने कहा। जोड़ 1 एट्रीब्यूट पॉइंट ताकत में जोड़ा गया है। समझ में 1 पॉइंट जोड़ो। जोड़ 1 एट्रीब्यूट पॉइंट समझ में जोड़ा गया है। गति में 1 पॉइंट जोड़ो। जोड़ 1 एट्रीब्यूट पॉइंट गति में जोड़ा गया है। बुद्धि में पहले से ही 4 पॉइंट हैं, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं जोड़ रहा। हम बहादुरी और आकर्षण में से किसे चुनना चाहिए? राघव ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और विचार किया। मैं बहादुरी के साथ जाता हूं। राघव ने बहादुरी को चुनने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि आकर्षण सिर्फ लड़कियों को उसके प्रति आकर्षित करने में मदद करेगा, जबकि बहादुरी उसे खुद के लिए खड़े होने में मदद करेगी। सच में यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था। बहादुरी में 1 पॉइंट जोड़ो, राघव ने कहा। अस्तित्वहीन एट्रीब्यूट में पॉइंट नहीं जोड़े जा सकते क्या? राघव उस नोटिफिकेशन को देखकर हैरान हो गया जो बहादुरी में 1 पॉइंट जोड़ने की कोशिश के बाद सामने आया था। बहादुरी में 1 पॉइंट जोड़ो, राघव ने एक बार फिर कहा। अस्तित्वहीन एट्रीब्यूट में पॉइंट नहीं जोड़े जा सकते। राघव ने ध्यान दिया कि उसने चपलता को छोड़ दिया था और उसमें भी पॉइंट जोड़ने की कोशिश की। चपलता में 1 पॉइंट जोड़ो। अस्तित्वहीन एट्रीब्यूट में पॉइंट नहीं जोड़े जा सकते। इसे देखकर राघव को गाली देने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने एट्रीब्यूट पैनल की ठीक से जांच की और आखिरकार उसे एहसास हुआ। चपलता नल, गति 2, बहादुरी नल, बुद्धि 4, आकर्षण नल। इसका मतलब है कि मैं चपलता, बहादुरी और आकर्षण में पॉइंट नहीं जोड़ सकता। राघव को यह एहसास होने के बाद चिंता होने लगी। तो मैं इसे कैसे बढ़ाऊं? राघव भ्रमित दिख रहा था। चाहे वह कितना भी सोचता, उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सिस्टम के नोटिफिकेशन, जो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा सामने आते थे, अनुपस्थित थे। चूंकि मैं अभी उनमें पॉइंट नहीं जोड़ सकता, तो मुझे लगता है कि मैं इसे ताकत और गति में ही जोड़ूंगा, राघव ने गंभीर होकर कहा। ताकत में 1 पॉइंट जोड़ो। जोड़ 1 एट्रीब्यूट पॉइंट ताकत में जोड़ा गया है। एट्रीब्यूट स्टैट्स। ताकत 3, समझ 2, चपलता नल, गति 2, बहादुरी नल, बुद्धि 4, आकर्षण नल, एट्रीब्यूट पॉइंट 1, गति में 1 पॉइंट जोड़ो। जैसे ही राघव ने यह कहा, उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन सामने आया। होस्ट ने चपलता हासिल कर ली है। अब चपलता में पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। राघव इसे देखकर भ्रमित हो गया। मुझे अचानक चपलता कैसे मिल गई? उसने सोचा। एट्रीब्यूट स्टैट्स। ताकत 3, समझ 2, चपलता 1, गति 3, बहादुरी नल, बुद्धि 4, आकर्षण नल, एट्रीब्यूट पॉइंट 0। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने गति में पॉइंट जोड़े हैं? राघव ने सोचा। राघव अभी इस सब में नया था, इसलिए उसे पता था कि ज़्यादा सोचना मदद नहीं करेगा।
हालांकि यह हल्का था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत में सच में वृद्धि हुई है। वह खड़ा हुआ और अपने टब की ओर मुड़ा। उसने दोनों हाथ टब के किनारे पर रखे, उसे कसकर पकड़ा और उठा लिया। राघव टब को जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा पाया और फिर उसे वापस नीचे रख दिया। हफ हफ हफ। राघव अपनी सांसें लेते और छोड़ते हुए अपने हाथों को देखकर हैरान था। मेरी ताकत निश्चित रूप से बड़ी है। मैं पहले ऐसा नहीं कर सकता था, उसने उत्साहित होकर कहा। बाथरूम का टब लगभग 75 किलोग्राम का था। हालांकि वह इसे पूरी तरह या आसानी से नहीं उठा सकता था, लेकिन वह जानता था कि अब वह बिना तनाव के 50 किलोग्राम उठा सकता है। राघव अपने टब के अंदर बैठ गया और मुस्कुराया। ये वही है, उसने अपनी दाईं मुट्ठी भींच ली जैसे ही उसने उसे उठाया। यही वह तरीका है जिससे मैं आखिरकार अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। तारांकन अगले दिन राघव अपने सामान्य साधन पैदल चलकर स्कूल गया। जब वह अपने भाई और मां से मिला, जो घर से निकलने वाले थे, तो उसने उन्हें छोड़ने के लिए पूछने की भी परवाह नहीं की। वह तो उनसे पहले ही घर से निकल गया था। दैनिक कार्य पिछले दिन के समान ही थे, जिसमें थोड़े अंतर थे। खोज दैनिक। आज का कार्य 1.7 किलोमीटर यात्रा करें। स्थिति 0.17 किलोमीटर। 0.40 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ें। स्थिति 0/40 मीटर। कुल 250 किलोग्राम वजन उठाएं। स्थिति 0-250 के ग्रा। लेस देन पूरा करने पर इनाम, जोड़ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट ग्रेटर दैन। लेस देन विफल होने पर दंड, छुपा हुआ। जब होस्ट कार्य पूरा करने में विफल होगा तो इसका खुलासा होगा ग्रेटर दैन। राघव ने स्कूल जाते हुए दौड़ते हुए वृद्धि को देखा। उसने आज का दिन पहले ही अच्छी तरह से सोच रखा था। स्कूल पहुंचने से पहले उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन सामने आया। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 1/7 किलोमीटर की यात्रा। राघव पहले से ज्यादा तेज दौड़ रहा था, इसलिए वह दिन की गतिविधियों के शुरू होने से पहले ही स्कूल पहुंच गया। वह तुरंत अपनी क्लास ब्लॉक में गया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वह आखिरी सीढ़ी तक दौड़ा और फिर से नीचे दौड़ा। वह लगभग 15 मिनट तक बार बार सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ता रहा, जब तक कि उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन सामने नहीं आ गया। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 2/40 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई। राघव मुस्कुराया जैसे ही उसने नोटिफिकेशन देखा और फिर से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वह बिना किसी रुकावट के ये कर पाया क्योंकि कोई भी सीढ़ियों का उपयोग नहीं करता था। सभी लिफ्टों का उपयोग करते थे। राघव अपनी क्लास में पहुंचा और हमेशा की तरह उसे अलग अलग कोनों से अपमान और खिल्ली का सामना करना पड़ा। वह क्लास के दूर कोने में चला गया और अपनी सामान्य अकेली जगह पर बैठ गया। उसके सहपाठियों ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह ये थी कि राघव ने पहले की तरह नीचे नहीं देखा जब वह स्कूल आ रहा था। दिन की गतिविधियां शुरू हुईं। राघव ने अधिकांश उन क्लासों को सुना जो ब्लडलाइन संबंधित विषय पढ़ाती थीं, नए उत्साह के साथ। एशेलॉन अकादमी में लगभग 6 साल तक पढ़ने के बाद ये पहली बार था जब उसे क्लास में रहने का जुनून महसूस हुआ। दिन फिर से समाप्त हो गया और राघव सीधे घर गया ताकि वह सोफे को फिर से उठा सके। कुछ ही सेकंड में वह काम पूरा कर चुका था और नोटिफिकेशन फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 3/3 कुल 250 किलोग्राम वजन उठाया। होस्ट को जोड़ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं। होस्ट को 50 अनुभव मिले हैं। होस्ट का स्तर बढ़ गया है। होस्ट के सभी एट्रीब्यूट में जोड़ 1 एट्रीब्यूट पॉइंट जोड़ा गया है। राघव ने उत्साहित होकर सिस्टम इंटरफेस खोला और एट्रीब्यूट पैनल की जांच की। जैसा मैंने सोचा था, स्तर बढ़ने से हर एट्रीब्यूट में 1 एट्रीब्यूट पॉइंट जुड़ता है। राघव ने पैनल को देखा। आकर्षण और बहादुरी को छोड़कर हर श्रेणी में एक अतिरिक्त पॉइंट जोड़ा गया था। राघव उत्साहित था क्योंकि उसके पास अभी भी 5 अतिरिक्त एट्रीब्यूट पॉइंट थे। राघव ने एट्रीब्यूट पॉइंट को फिर से बराबर बांटा। ताकत में 2, चपलता, गति और समझ में 1-1 रखा। होस्ट एट्रीब्यूट नाम राघव ओस्लोव। स्तर 2, वर्ग अनुभव 0/1000, स्वास्थ्य 150/150, ऊर्जा 50/50, एट्रीब्यूट ताकत 6, समझ 4, चपलता 3, गति 5, बहादुरी नल, बुद्धि 5, आकर्षण नल, एट्रीब्यूट पॉइंट 0। राघव ने देखा कि उसके बाइसेप्स जो हमेशा छोटे रहे थे हल्के से उभरे हुए थे। अंतर मुश्किल से ध्यान देने योग्य था, लेकिन ये फिर भी था। राघव ने अपने टब को फिर से उठाने की कोशिश की। उसने दोनों हाथ रखे और ऊपर खींचा। क्रिक। जब टब को उठाया गया तो वह जमीन पर रगड़ते हुए एक कर्कश आवाज करने लगा। राघव इस बार इसे आसानी से करने में सक्षम था। उसने इसे अपनी ऊंचाई तक उठाया और फिर वापस नीचे रख दिया। राघव का सीना ऊपर नीचे हुआ जैसे ही उसने अपने हाथ को देखा और हल्के से मुस्कुराया। तारांकन अगले दिन दैनिक कार्य की कठिनाई फिर से बढ़ गई थी। राघव ने परवाह नहीं की और अपनी वर्तमान दिनचर्या को जारी रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राघव दैनिक कार्यों को पूरा करता रहा और एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त करता रहा।
पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में एक दृश्यमान परिवर्तन हो रहा था। उसके भाई एंड्रिक ने हल्के अंतर को देखा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राघव ने ज्यादातर समय उन्हें नजरअंदाज किया और बिना कुछ कहे कि उनकी माँ उसे स्कूल छोड़ दे सीधे स्कूल चला गया। योजक चिन्ह। बस इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। एशेलॉन अकादमी स्कूल में ब्रेक का समय था और छात्रों को अपने ब्लॉक के पास कैफेटेरिया की ओर जाते हुए देखा जा सकता था। राघव वर्तमान में कैफेटेरिया की ओर जा रहा था, जो उसकी क्लास से कई ब्लॉक दूर पश्चिम की ओर स्थित था। वहां जाते हुए वह अपने वर्तमान स्टैट्स की जांच कर रहा था। निश्चित रूप से उसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन वहां एक मुफ्त भोजन खंड था जहां वह हर दिन जाता था। वह घर से कभी नहीं खाता था, सिवाय सप्ताहांत के, जहां वह अपनी माँ और भाई के भोजन के बचे हुए टुकड़े खाता था। उसके पिता अपने काम की प्रकृति के कारण ज्यादातर समय दूर रहते थे, जो ऊर्जा खनन था। लेखक का नोट, इसका बाद में समझाया जाएगा। राघव दिन में एक बार और कभी कभी कुछ भी नहीं खाने का आदी था। राघव एक अंशकालिक नौकरी पाने के बारे में सोच रहा था ताकि उसे इतना दुख न उठाना पड़े, लेकिन यह मुश्किल साबित हो रहा था। उसने वर्तमान में अपनी स्थिति की जांच की और अपनी एक सप्ताह की प्रगति देखकर खुश था। होस्ट एट्रीब्यूट, नाम राघव ओस्लोव, स्तर 3, वर्ग अनुभव 500-2000, स्वास्थ्य 150/150, ऊर्जा 50/50, एट्रीब्यूट ताकत 13, समझ 11, चपलता 10, गति 12, बहादुरी नल, बुद्धि 12, आकर्षण नल, एट्रीब्यूट पॉइंट 0। भले ही सिस्टम के अनुसार उसने अभी तक बहादुरी या आकर्षण हासिल नहीं किया था, फिर भी वह अपनी वर्तमान सुधार की गति से संतुष्ट था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह एक हाथ का उपयोग करके अपने टब को उठाने में सक्षम था। राघव 2 मंजिला ऊंचे कैफेटेरिया में चला गया। नीचे वाली मंजिल वह थी जहां से वह हमेशा मुफ्त भोजन लेता था।